हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोगों का चैप्टर है राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति से संबंधित जो क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, राष्ट्रपति से संबंधित जो भी आपको चुनौतियां हैं, राष्ट्रपति को समझने में जो भी आपको समस्याएं हैं, वो सारी समस्याएं इस वीडियो में आपका ख़त्म हो जाएगा। तो बिना देरी किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। हमेशा से आप पढ़ते रहे होंगे, राष्ट्रपति को लेकर के एक ट्रिक है। उस ट्रिक के माध्यम से कुछ आर्टिकल तो कवर हो जाता है। हालांकि उस ट्रिक से पूरा राष्ट्रपति नहीं कवर होता है, लेकिन राष्ट्रपति का एक छोटा सा भाग कवर हो जाता है। तो हम लोग भी वहीं से शुरू करते हैं। बाबू, लिखना शुरू करते हैं। लिखो, पकानिको का सूत्र है राष्ट्रपति से संबंधित। लिखो बाबू, प का नी को का दू यो दसम। क्या बाबू? पकानी को का दुयो दसम। देखो पूरा क्या है, पकानी, देखो पकानी को का दुयो दसम, पकानी को का दुयो दसम। फार्मूला क्या है राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद याद करने के? ट्रिक तो पहला है कि पकानी को का दुयो दसम। क्या बाबू? पकानी को का दुयो दसम। अब इस आर्टिकल से, हालांकि इस ट्रिक से हालांकि सारे अनुच्छेद तो कवर नहीं होते हैं बाबू, पूरा राष्ट्रपति कवर नहीं होता है, लेकिन कुछ तो कवर होता है। तो हम लोग देख लेते हैं। हालांकि बहुत प्रचलित सूत्र है, लेकिन इससे आपको वो सारे राष्ट्रपति के आर्टिकल्स नहीं कवर होते हैं। जैसे पूछ लेगा कि मान लो कि राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत 12 सदस्यों का मनोनयन करता है, राष्ट्रपति किसके तहत अध्यादेश जारी करता है, राष्ट्रपति किसके तहत वीटो शक्ति प्राप्त करता है, राष्ट्रपति किसके तहत क्षमादान की शक्ति देता है, राष्ट्रपति किसके तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति किसके तहत अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ये सारे उत्तर देने में ये सक्षम नहीं है। हालांकि कुछ है तो उसे हम लोग देख लेते हैं। तो बिना देरी किए हो बाबू हम लोग शुरू करते हैं। अब पकानी कोका का मतलब है, देखो आर्टिकल 52 से शुरू होता है। अब देखो बाबू कहाँ से? आर्टिकल 52 से। देखो आर्टिकल 52, आर्टिकल 52, आर्टिकल 53, आर्टिकल 54, आर्टिकल 54, आर्टिकल 55, आर्टिकल 56, आर्टिकल 56। लिखो बाबू, आर्टिकल 56, आर्टिकल 57, आर्टिकल 57, आर्टिकल 58, आर्टिकल 59 बाबू, आर्टिकल 60 और आर्टिकल 61। केवल 52 से लेके 61 तक के ये पकानी को का दुयो दसम पूरा करता है। लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं। अब आर्टिकल 52 में क्या लिखा है बाबू, ये हम लोग देख लेते हैं। आर्टिकल 52 में आपका लिखा है बाबू कि राष्ट्रपति का पद। क्या बाबू? राष्ट्रपति का पद। क्या बाबू? राष्ट्रपति का पद। क्या है? राष्ट्रपति का पद। अभी हम लोग इसका विस्तार से पढ़ेंगे। मात्र इतने लाइन पढ़ लेने से हमारा काम नहीं होगा, हमको इसका विस्तार के साथ अध्ययन करना होगा, ठीक है ना। तो राष्ट्रपति का पद, उसके अलावा बाबू कार्यपालिका प्रमुख, कार्यपालिका प्रमुख, कार्यपालिका प्रमुख होता है। नी से होता है बाबू निर्वाचन। क्या होता है बाबू? निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन। कोका से होता है बाबू कोटा। क्या होता है बाबू? कोटा। और का से होता है कार्यपालिका, कार्यकाल, सॉरी, कार्य से होता है कार्यकाल। क्या होता है बाबू? कार्यकाल। दू से होता है बाबू दोबारा। क्या होगा बाबू? दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है, दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है, ठीक है। दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है, ध्यान रहे बाबू। यो से बाबू होता है योग्यता। क्या होता है बाबू? यो से होता है योग्यता। द से होता है दशाएं। क्या होता है बाबू? दशाएं, सेवा शर्तें, दशाएं एवं शर्तें। क्या होता है बाबू? दशाएं एवं शर्तें। मतलब राष्ट्रपति पद की कौन कौन सी शर्तें होती हैं उसके बारे में अध्ययन करना होता है, दशाएं। और स से होता है बाबू शपथ। क्या होता है बाबू? शपथ। क्या होता है? स से शपथ होता है, शपथ होता है। म से क्या होता है बाबू? महाभियोग होता है, महाभियोग।
क्या होता है बाबू? महाभियोग। अब ध्यान दो, अभी तो ये सामान्य जानकारी हुई है, हाँ ये ट्रेलर है, अभी तो सारा फिल्म बाकी है। बस ये ध्यान रखो, आर्टिकल 52 में क्या लिखा है? राष्ट्रपति का पद। आर्टिकल 53 में क्या है? कार्यपालिका का प्रमुख होता है। आर्टिकल 54 में क्या है? निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। आर्टिकल 55 में है कोटा। आर्टिकल 56 में है बाबू कार्यकाल। दू का मतलब दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है। यो से बाबू होता है योग्यता, द से होता है दशाएं या शर्त, स से होता है बाबू शपथ, म से होता है बाबू महाभियोग। अब एक एक करके हम लोग इसका ऑपरेशन करते हैं और ऑपरेशन करके हम लोग समझते हैं कि इसमें वास्तविक रूपों में क्या है। अब इतने मात्र से आपको आधा चीज समझ में नहीं आया होगा, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको एक एक करके इसका ऑपरेशन करते हैं। अब देखो, राष्ट्रपति का पद, आर्टिकल 52 हेडिंग डालिए। अब एक एक करके आप लोग हेडिंग डालिए, तो हम लोग सीधे चलते हैं आर्टिकल 52 पे। और आर्टिकल 52 में क्या लिखा गया बाबू, अब देखते हैं हम लोग। आर्टिकल 52 में आप लोग हेडिंग डालिएगा क्या, ऐसे करके आर्टिकल 52। अब आर्टिकल 52 में ये तो याद करने का ट्रिक था, याद करने का ट्रिक था। अब हम लोग देखते हैं कि आर्टिकल 52 में क्या लिखा है बाबू। आर्टिकल 52 में हम लोग अब देखते हैं, तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या होगा बाबू? भारत का एक, पहली बात तो इसमें लिखा गया है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। दूसरा पॉइंट इसमें क्या लिखा बाबू, वह कार्यपालिका का प्रमुख होगा। बाबू क्या होगा? वह प्रमुख, ऐसे लिखो पहला नंबर, या प्रथम नागरिक होगा। क्या बाबू? प्रथम नागरिक होता है। वह प्रथम नागरिक होता। भारत का पूछता है बाबू कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो भारत का प्रथम नागरिक जो होता है बाबू वो होते हैं राष्ट्रपति महोदय। अब आर्टिकल 52 में क्या लिखा है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। कितना बाबू? एक ही राष्ट्रपति होगा। ध्यान रहे, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, उसे प्रथम नागरिक बोला जाएगा। क्या कहा जाएगा बाबू? राष्ट्रपति महोदय को कहा जाएगा कि वो क्या है बाबू? भारत के प्रथम नागरिक। और क्या होगा बाबू? इसमें संवैधानिक प्रमुख होते हैं। कौन होते हैं बाबू? संवैधानिक प्रमुख होते हैं। क्या होते हैं राष्ट्रपति महोदय? संवैधानिक प्रमुख होते हैं। क्या होते हैं? संवैधानिक प्रमुख होते हैं। राष्ट्रपति महोदय क्या होते हैं? संवैधानिक प्रमुख, मतलब संविधान के अनुसार प्रमुख होते हैं, ठीक है ना, संवैधानिक प्रमुख होते हैं। बाकी हालांकि संवैधानिक प्रमुख और वास्तविक प्रमुख में अंतर है, अभी जब हम आपको पढ़ाएंगे तो ये बात आपको क्लियर हो जाएगा। क्या? संवैधानिक प्रमुख होता है। और इसके अलावा बाबू लिखो, ये राष्ट्राध्यक्ष होते हैं। क्या होते हैं बाबू? राष्ट्राध्यक्ष। इन्हें राष्ट्राध्यक्ष का पद भी मिला है, ठीक है ना, राष्ट्राध्यक्ष। तो राष्ट्राध्यक्ष मतलब इस राष्ट्र का अध्यक्ष के रूप में किसे माना जाता है? वो राष्ट्रपति महोदय को। किसको बाबू? राष्ट्रपति महोदय भारत के प्रथम नागरिक होते हैं, संवैधानिक प्रमुख होते हैं, उन्हें राष्ट्राध्यक्ष भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वह राष्ट्राध्यक्ष। इन्हें नाम मात्र का, लिखो, कार्यपालिका का नाम मात्र प्रमुख माना जाता है। कार्यपालिका के नाम मात्र प्रमुख होते हैं। नाम मात्र प्रमुख होते हैं। नाम मात्र प्रमुख होते हैं। कार्यपालिका के क्या होते हैं बाबू? नाम मात्र प्रमुख होते हैं। अब नाम मात्र प्रमुख का मतलब क्या है बाबू? देखो, हमारे देश में क्या है? संसदीय लोकतंत्र है। क्या बाबू? संसदीय लोकतंत्र है। अब संसदीय लोकतंत्र में क्या, देखो ध्यान से देखो, हमारा जो एक तरफ लोकसभा होती है और एक तरफ बाबू राज्यसभा होती है और दूसरी तरफ बाबू राष्ट्रपति महोदय होते हैं। कौन? राष्ट्रपति। अब देखो, जो लोकसभा है बाबू, लोकसभा का नेता, जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है वो बनता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री बहुमत दल का नेता होता है, वो बनाते हैं सरकार, और उसी सरकार में से एक बनता है प्रधानमंत्री। तो जो भारत में प्रधानमंत्री है, इसके पास होती है वास्तविक शक्ति। कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किसके पास है? प्रधानमंत्री। और नाम मात्र की शक्ति राष्ट्रपति। नाम मात्र की शक्ति बाबू कौन है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति बस मोहर लगाता है, लोकसभा पारित कर देगी, राज्यसभा पारित कर देगी और राष्ट्रपति उस पर क्या कर देंगे? मोहर लगा देंगे। बस इतना काम है राष्ट्रपति महोदय का। तो आपको यह ध्यान में रखना है कि लोकसभा और राज्यसभा के बाद बाबू राष्ट्रपति क्या करते हैं? केवल मोहर लगाने का कार्य करते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो कार्यपालिका के नाम मात्र प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। पूछ लेगा कि बताओ कार्यपालिका के वास्तविक प्रमुख कौन है, तो वास्तविक पूछेगा तो क्या लगा कर आओगे? प्रधानमंत्री। और जब पूछेगा कि भाऊ
कार्यपालिका के नाम मात्र प्रमुख कौन है? तो लगा कर आ जाना, भारत के राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति होगा, ये किस आर्टिकल में लिखा गया है? तो आर्टिकल 52 में लिखा गया। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। कौन होता है बाबू? राष्ट्रपति होता है। देश का राष्ट्राध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। देश का राष्ट्राध्यक्ष कौन होता है बाबू? राष्ट्रपति होता है। संवैधानिक प्रमुख कौन होता है बाबू? राष्ट्रपति होता है। संविधान में उसे उच्च स्थान दिया गया, किसको बाबू? राष्ट्रपति को। अब देखते हैं बाबू आर्टिकल 53, ये था हमारा आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब हम लोग चलते हैं बाबू आर्टिकल 53 की तरफ। ऐसे करके हम लोग विस्तार के साथ इसका अध्ययन करेंगे ताकि हमारा एक भी क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है ना बाबू? तो हमारा एक भी क्वेश्चन ना छूटे, इसके लिए हमें क्या करना होगा? एक एक करके ऑपरेशन करते रहना होगा। तो अब हम लोग आते हैं बाबू अगले पे। अब देखो अगला लिखो आर्टिकल 53। अब बार बार हम आर्टिकल नहीं लिखेंगे ना, हमारा पहले से लिखा है, आप लिखते चलना। अब आर्टिकल 53 में लिखा है, देखो आर्टिकल 53 में, ये तो याद करने का ट्रिक मात्र था, ठीक है ना? ये जो हम लिखाए हैं ये ट्रिक है, लेकिन विस्तार क्या है? ये जो हम लिखाते हैं आर्टिकल 53 में है, आर्टिकल 53 में क्या है बाबू? कार्यपालिका का प्रमुख होगा। क्या होगा बाबू? कार्यपालिका शक्तियां, लिखो कार्यपालिका शक्तियां, कार्यपालिका शक्तियां, कार्यपालिका शक्तियां, कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी। राष्ट्रपति में चल नहीं रहा, एक मिनट। कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। किसमें बाबू? राष्ट्रपति में। लिखो कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। लिखो कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी, निहित होगी। कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, जिसका इस्तेमाल स्वयं या अधीनस्थों के द्वारा करेगा, ठीक है ना? अर्थात कार्यपालिका शक्तियां किसमें है? राष्ट्रपति महोदय में। सभी कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित है बाबू? राष्ट्रपति में। और राष्ट्रपति खुद उसका इस्तेमाल कर सकता है या अपने द्वारा किसी व्यक्ति को मनोनीत करके कहेगा कि तुम बाबू इस शक्ति का इस्तेमाल करो, ठीक है ना? या तो खुद करेगा या तो अपने द्वारा किसी व्यक्ति को कहेगा कि तुम बाबू ये मेरा काम कर दो। जैसे हमें कोई काम सौंपा जाता है कि बाबू फाइल बनाना है स्कूल में, और फाइल तुमको बनाना ये आपको चीज़ें हैं। हमें जिम्मेदारी थी, लेकिन हम घर लाते 2-4 लोगों को दे देते हैं, भाई तू भी लिख दे एक फाइल, तू भी लिख दे एक फाइल। तो जो जिम्मेदारियां थी हमें मिली थी, लेकिन हमने उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया और इस प्रकार काम लिया। तो ठीक उसी प्रकार राष्ट्रपति को जिम्मेदारी मिली है कार्यपालिका शक्तियां, लेकिन राष्ट्रपति या तो स्वयं कर लेगा या तो अपने अधीनस्थों के द्वारा काम करा लेगा। तो ये था हमारा आर्टिकल 53। क्या था बाबू? आर्टिकल 53। अब देखो आर्टिकल 53 के बाद हम लोग आते हैं बाबू, आर्टिकल 53 के बाद हम लोग आते हैं आर्टिकल 54 पर। कहां पर बाबू? आर्टिकल 54 पे। देखो आर्टिकल 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। क्या है बाबू? राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, निर्वाचन मंडल। क्या बाबू? राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। आर्टिकल कितना? आर्टिकल कितना बाबू? आर्टिकल 54 लिखा गया है पहले से, ठीक है ना? आर्टिकल 54 में क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। अब देखो ये क्या है बाबू? देखो पहली बात तो राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसे? राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसे बाबू? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसे? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में अंतर देखो। प्रत्यक्ष, दो चीज समझो बाबू, प्रत्यक्ष चुनाव और अप्रत्यक्ष चुनाव क्या होता है? अप्रत्यक्ष चुनाव क्या होता है? अब दोनों बात अंतर है बाबू, दोनों में अंतर है। जब जनता किसी को
चुनती है तो वह कहलाता है प्रत्यक्ष चुनाव। जब जनता वोट दे करके चुनती है तो वह कहलाता है प्रत्यक्ष चुनाव। जैसे बाबू आप प्रत्यक्ष चुनाव में देखोगे हमारे सांसद लोगों को कौन चुनता है? हमारी जनता डायरेक्ट चुनती है कि नहीं चुनती है? हमारी जनता जाती है, वोट देती है, वोट देने के बाद बाबू जीतते हैं और जीतने के बाद वो बन जाते हैं सांसद और विधायक। हमारे प्रधान महोदय कैसे बनते हैं? जो प्रधान पद के प्रत्याशी होते हैं उन्हें कौन वोट देता? जनता डायरेक्ट वोट देती है। तो जो बाबू जनता वोट देगी और वह जीतेंगे चुनाव तो वह हो जाएगा प्रत्यक्ष चुनाव। अब बताओ, राष्ट्रपति को कभी तुम गए हो वोट देने? नहीं। राष्ट्रपति को कभी मेरे पिताजी या आपके दादाजी, मेरे दादाजी कभी गए वोट देने? नहीं। उनको कौन चुनता है? उनको हमारे एमपी एमएलए चुनते हैं। कौन बाबू? सांसद और विधायक। समझे बाबू? देखो अब क्या है, जनता। कौन है बाबू? जनता। जनता चुनी एमपी को और एमएलए को, तो यह हो गया प्रत्यक्ष चुनाव। क्या हो गया बाबू? ये हो गया प्रत्यक्ष चुनाव। और जब ये एमपी एमएलए बन गए तो इन्होंने चुना राष्ट्रपति को। किसको? राष्ट्रपति को। किसको बाबू? राष्ट्रपति को। किसको चुने बाबू? राष्ट्रपति को। तो जब जनता यहां है, जनता ने चुना एमपी एमएलए को और एमपी एमएलए ने चुना राष्ट्रपति को, तो इस प्रकार का जो चुनाव हुआ जहां पर जनता प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी नहीं होती है तो ऐसे चुनाव को कहेंगे अप्रत्यक्ष चुनाव। तो राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है? अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा। किसके द्वारा बाबू? अप्रत्यक्ष। तो ये ध्यान रहे, जब भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप तुरंत जवाब देना बाबू। कैसे? कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा। तो हमने पहला ही लाइन लिखा है क्या, कि राष्ट्रपति कैसे चुना जाएगा? अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा। अब देखो बाबू, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है ये भी लिखो। लिखो बाबू, राष्ट्रपति के चुनाव में, जिसे निर्वाचक मंडल के रूप में जाना जाता है, उसमें कौन कौन से लोग भाग लेते हैं? लिखो 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 लोकसभा के निर्वाचित सदस्य कौन बाबू? ध्यान रहे, मनोनीत सदस्य नहीं कह रहा हूं। क्या कह रहा हूं? वहीं पूछेगा, उल्टा कर देगा। हम क्या कह रहे हैं? निर्वाचित सदस्य। लोकसभा में जिनका निर्वाचन हुआ है, जिनका चुनाव हुआ है, जो चुनाव जीत कर आए हैं, वो क्या करेंगे? राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। दूसरा बाबू, विधानसभा के कौन बाबू? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। कहां के? विधानसभा के। लिखो, पूरा लिख लेना। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य कहां के बाबू? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। और लिखो, दिल्ली पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य। दिल्ली पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य। कहां के बाबू? दिल्ली पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य। दिल्ली पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य। ये तीन लोग हैं जो क्या करते हैं बाबू? राष्ट्रपति के निर्वाचन में, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो कईयों बार क्वेश्चन पूछा है कि बताओ, क्या यूटी के अर्थात केंद्र शासित प्रदेशों के लोग चुनाव में भाग ले सकते हैं? तो लेते हैं। देखो, दिल्ली और पुदुचेरी के मात्र दो ही केंद्र शासित प्रदेश। कौन कौन सा है? दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य। केवल ध्यान रहे हम क्या लिख रहे हैं, वहां दे देगा कि मनोनीत सदस्य, हम लेकिन क्या लिख रहे हैं? निर्वाचित से। केवल और केवल वही लोग चुनाव में भाग लेंगे जो चुन कर आए हैं, जिन्हें जनता ने भेजी है, जिन्हें जनता के द्वारा वोट देकर के जीते हुए हैं। केवल उन्हीं लोगों को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अवसर मिलेगा, ये ध्यान रखना है। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है बाबू, वो क्या है? आर्टिकल 54 है। क्या बाबू? आर्टिकल 54। तो लिख लो बाबू इसे पूरा। ठीक है, समझ में आ गया? अगर यहां पर लोकसभा के अंदर ही लिख लेना ऐसे करके, संसद भी लिख लेना, हो सकता कि कभी कभार पूछ ले, ठीक है। लेकिन संसद के क्या केवल कौन बाबू? निर्वाचित सदस्य, ऐसे करके लिख लेना, कोष्टक में लगा लेना, ठीक है ना। संसद के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। अब
क्वेश्चन पूछने का जितना भी डायमेंशन बनेगा आपसे, अगर राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल से पूछेगा तो इससे बाहर नहीं होगा। ध्यान रहे, या तो लोकसभा कहेगा, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य तो बिल्कुल हाँ, संसद के निर्वाचित सदस्य बिल्कुल हाँ, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य बिल्कुल हाँ, दिल्ली पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य बिल्कुल हाँ। ये आपको ध्यान में रखना। जिन जिन लोगों का चुनाव होकर हुआ रहेगा वो लोग सारे लोग क्या करेंगे, मतदान में भाग लेंगे। तो ये भी ध्यान में रखना कि संसद के, अगर यहीं पे लिख लो भाई, अगर मान लो कहीं भूल ही जाओ तुम लोग, लिख लो संसद के निर्वाचित सदस्य, संसद के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य, ठीक है, ऐसे करके लिख लो संसद के निर्वाचित सदस्य। इसका और इसका मतलब सेम है, लेकिन बस आप लोग उसे विस्तार कर लेंगे तो और भी आसान हो जाएगा चीज़, ठीक है ना। संसद के निर्वाचित सदस्य। तो इस प्रकार हमारा क्या हुआ बाबू, निर्वाचन। अब अगला हम लोग देखते हैं आर्टिकल 55। आर्टिकल 55 में क्या बाबू, निर्वाचन विधि है या कोटा है। क्या बाबू, निर्वाचन विधि या कोटा, निर्वाचन विधि, विधि, निर्वाचन विधि या कोटा। अब ये क्या होता है ये भी देख लेते हैं हम लोग। निर्वाचन विधि या कोटा क्या होता है ये भी देख लेते हैं। निर्वाचन विधि या कोटा। अब देखो बाबू आर्टिकल 55 लिखो। आर्टिकल 55 क्या है, आर्टिकल 55 बड़े ध्यान से सुनना है तुम लोग को। आर्टिकल 55 क्या है, निर्वाचन विधि, निर्वाचन विधि। क्या बाबू, निर्वाचन विधि या लिख लेना कोटा, निर्वाचन विधि या कोटा। अब देखो ध्यान से कि जो राष्ट्रपति का चुनाव है अगर प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है और अप्रत्यक्ष रूप से होता है तो अप्रत्यक्ष रूप में भी किस तरह से, ठीक है, किस तरह से। तो लिखो इनका चुनाव जो होता है, पहली बात तो गुप्त मतदान के द्वारा होता है। कैसा होता है बाबू, गुप्त मतदान, मतदान। हालांकि जैसे सबका होता है उसी तरह हम इनका भी होता है, गुप्त मतदान होता है। दूसरी बात, एकल संक्रमणीय, उसका पूरा नाम है, उस चुनाव पद्धति का पूरा नाम है एकल संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय आनुपातिक, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा, प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा। क्या नाम है बाबू, एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। क्या नाम है बाबू, एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा पूरा। अब पूछेगा कि राष्ट्रपति का चुनाव किस विधि से होता है, तो क्या लगाओगे, एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। समझ में आया। उसका पूरा नाम क्या है बाबू, राष्ट्रपति का निर्वाचन विधि कैसे होता है, तो बोल देना एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा। समझ में आया, ये नाम था पूरा। अब दिमाग में घुस रहा होगा कि ससुरा ई का है, हम तो प्रत्यक्ष चुनाव देखे थे, गए वोट देकर चले आए, ये कौन सी पद्धति है। अब देखो, अगर मानो बाबू पहला बात, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है तो राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार होंगे। मान लो कि कितने उम्मीदवार हैं, 4 उम्मीदवार। कितने बाबू, मान लो कि 4 लोग हैं जो क्या खड़े हुए हैं, किसके लिए, राष्ट्रपति बनने के लिए 4 लोग खड़े हैं। मान लो ए है, बी है और सी है और डी है। ऐसे मान लो और भी हो सकते हैं, आप बढ़ा सकते हैं। समझने के लिए हमें क्या है, इतने से काम चल जाएगा, इतने से काम बाबू चल जाएगा। ये तरीका हम लोग देखते हैं। इतने से हमारा काम चल जाएगा। एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है उसी को समझा रहे हैं। मान लो कि ये राष्ट्रपति हैं, एक राष्ट्रपति ए हैं, दूसरे बी हैं, तीसरे सी हैं, चौथे डी हैं। अब कोई व्यक्ति, मान लो कि सांसद ही तो इसमें चुनाव में भाग लिए होंगे, सांसद, विधायक और दिल्ली पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य, यही तो भाग लिए होंगे। अब देखो, मान लो कि हम भी एक सांसद हैं, आप भी एक सांसद हो, हम गए चुनाव में, हम गए राष्ट्रपति को वोट देने, तो कितने लोग हैं, 4 लोग। बाकी में क्या होता है कि किसी एक व्यक्ति को वोट देकर चले आते हो। लेकिन इस प्रणाली में क्या होता है कि आप जिसको वोट देना चाहते हो उसको तो वोट देवे करना है, और जिसको नहीं भी देना चाहते हो उसको भी वोट देना पड़ेगा।
अब कैसा, ये क्या मामला है बाबू, मान लो कि हम ए वाले व्यक्ति को वोट देना चाहते हैं तो इसको कहेंगे 1, और जिसको नहीं देना चाहते हैं उसको बाकी नंबरिंग कर देंगे। जैसे मैं चाहता हूं कि सबसे पहले कि ए जीते, और फिर चाहता हूं कि सी जीते, फिर चाहता हूं कि डी जीते, और फिर चाहता हूं कि लास्ट में बी जीते। आप भी किसी को ऐसे मान लो, सबसे अच्छा आदमी ए है, उससे अच्छा आदमी बी सी है, उससे अच्छा आदमी डी है, और सबसे खराब आदमी बी है। अब आपको क्या करना है, जिसको मन पसंद करे, जिसको राष्ट्रपति बनाना चाहते उसको प्राथमिकता ए रखो। कहने का मतलब है सबको वोट देना है, लेकिन कैसे, क्रम से देना है। जो सबसे अच्छा है उसको पहले नंबर पे रखो, उससे जो थोड़ा सा कम अच्छा है उसको दूसरे नंबर पे रखो, उससे थोड़ा सा जो कम अच्छा है तीसरे नंबर पे, जो सबसे खराब है उसके चौथे नंबर पे रखो। फिर बाबू एक व्यक्ति ने वोट दे दिया, मान लो कि हम दे दिए, हमारा नाम मान लो कुछ भी हो, V1 है। अब दूसरा व्यक्ति आया, आप हो जो देख रहे हो बाबू, आपको हम रखते हैं V2। आप क्या किए, कहें कि ना हम ए को नहीं जिताना चाहते हैं, हम बी को जिताना चाहते हैं, तो बी को पहले नंबर पे रखो। अब कहते हो कि दूसरे नंबर पे सी को रखना चाहते हैं, और तीसरे नंबर पे डी को रखना चाहते हैं, और चौथे नंबर पे ए को रखना चाहते हैं। ठीक है भाई साहब, मान लो आप ही में से कोई महिला है, वो है V3, और वो आती है, वो कहती है नहीं नहीं भाई हम ए को जिताना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, ए को पहले नंबर पे रखेंगे, और बी को दूसरे नंबर पे रखेंगे, और सी को तीसरे नंबर पे रखेंगे, और डी को चौथे नंबर पे रखेंगे। आप ही में से कोई और आता है भाई साहब, उसका नाम V4 है, वो भी आता, वो भी कहता है कि हम पहले नंबर पे ए को रखेंगे, फिर दूसरे नंबर पे भाई साहब चौथे को रखेंगे, सी को हम तीसरे नंबर पे रखेंगे, और डी को बाबू दूसरे नंबर पे रखेंगे। और इस प्रकार हो गया, राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न हो गया। और इस प्रकार जो ये पहला रो बना, इसे कहते हैं चरण 1, इसे कहते हैं चरण 2, इसे कहते हैं चरण 3, इसे कहते हैं चरण 4। इसी प्रकार बाकी चरण तय होते हैं। अब देखो, अब जीता कौन, हारा कौन, तो सबसे पहले चरण 1 की मत की गणना होगी। इसमें भी वोट दिए हैं, तो चलो ए का पहले हम लोग देखते हैं कि ए को कितने लोगों ने एक एक दिया है। तो देखो ए को दिया गया वोट, ए भी ये भी, पहले नंबर का वोट कितना मिला बाबू इसको, 1 1 3, कितना मिला बाबू, देखो 1 2 3, पहले चरण में कितना वोट मिला बाबू 1। अब बी को देखो कितना, 1 परसेंटाइल है, 1, केवल 1, कितना बाबू 1, कितना 1। सी को मिलवे नहीं किया ससुरा पहले चरण में कुछ। डी को देखो बाबू कुछ नहीं मिला, अब देखो डी को कुछ नहीं मिला। अब इस आधार पे अगर ये मिनिमम सीमा पार कर गया होगा 3 वोटों के साथ, तो ये क्या बन जाएगा बाबू, विजयी। क्या बन जाएगा, विजयी। क्या बन जाएगा, विजयी, अर्थात ये बन जाएगा राष्ट्रपति। और यही प्रणाली कहलाता है बाबू एकल संक्रमणी आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। समझे, ये था बाबू हमारा निर्वाचन विधि और कोटा, यही सिस्टम कहलाता है कोटा सिस्टम। समझ में आया, तो ये था हमारा निर्वाचन विधि आर्टिकल 55। अब हम लोग देखते हैं बाबू आर्टिकल 56। क्या देखते हैं बाबू, आर्टिकल 56। आप लोग इसे नोट कर लो, ये था बाबू आर्टिकल 55। अब हम लोग देखेंगे आर्टिकल 56। अब आर्टिकल 56 देखते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं बाबू क्या, आर्टिकल 56 कार्यकाल। आर्टिकल 56 में क्या है बाबू, आर्टिकल 56 में क्या है, आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल। क्या है बाबू, राष्ट्रपति का कार्यकाल। क्या है बाबू, राष्ट्रपति का कार्यकाल। देखो, जिस दिन राष्ट्रपति अपने पद पर आसीन होगा, जिस दिन राष्ट्रपति अपने पद का शपथ ग्रहण करेगा, जिस दिन राष्ट्रपति अपने पद पर बैठेगा, उस दिन से लेकर के राष्ट्रपति 5 साल तक राष्ट्रपति के पद पर बना रहेगा। कितना, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना हो जाएगा तब, 5 साल। कितना बाबू, 5 साल। जिस दिन वो अपने पद पर बैठेगा, जिस दिन वो पद की शपथ लेगा, उस दिन से लेकर के अगले 5 साल तक वह क्या करेगा, राष्ट्रपति का पदभार संभालेगा। पहली बात। दूसरी बात, क्या बाबू केवल 5 ही साल रहता है, 5 साल से कम भी हो सकता है या 5 साल से ज्यादा? तो जवाब होना चाहिए बाबू
संविधान के अनुसार तो उसे 5 साल का कार्यकाल मिला है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में वो 5 साल से ज़्यादा भी रह सकता है और कुछ परिस्थितियों में 5 साल से कम भी रह सकता है। वो कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जो लिख लेते हैं बाबू। देखो, अब देखो ये कार्यकाल जब पूछेगा तो 5 साल लिखो। अब देखो 5 साल से कम पहले भी वह हट सकता है। जैसे जैसे राष्ट्रपति का क्या हो जाए बाबू, मृत्यु हो जाए। राष्ट्रपति का क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए। अब मृत्यु हो जाएगा तो 5 साल उनको बैठाए थोड़ी रखेंगे हम लोग, मर गए तो उनका दाह संस्कार होगा। तो पहली बात कि 5 साल के पहले भी राष्ट्रपति का पद खाली हो सकता है। पहली बात कौन से, राष्ट्रपति की क्या हो जाए बाबू, मृत्यु हो जाए। और कोई कारण बताओ जिसके आधार पे राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए। जैसे आप लोग सोचो कि राष्ट्रपति का पद और किन तरीकों से खाली हो सकता है। हमने लास्ट वाला लिखाया क्या बाबू, महाभियोग। क्या लगाया, महाभियोग। अगर राष्ट्रपति संविधान का कर दे उल्लंघन, संविधान के अनुसार काम ना कर पाए, संविधान के अतिक्रमण पर, तो क्या लगा देंगे बाबू, महाभियोग। क्या लगा देंगे, महाभियोग। और महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति के पद से उनको वंचित कर दिया जाएगा, अर्थात उन्हें राष्ट्रपति का जो पद मिला है वो समाप्त हो जाएगा। किस प्रक्रिया से, महाभियोग प्रक्रिया से। किस प्रक्रिया से बाबू, महाभियोग प्रक्रिया से। कैसे राष्ट्रपति को हटाया जाता है, किस प्रक्रिया से, महाभियोग प्रक्रिया से। जब क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो महाभियोग। और महाभियोग का संबंध किस अनुच्छेद के साथ है, तो अनुच्छेद 61 के तहत हटाया जाता है। अगर देखो उपराष्ट्रपति, ये क्या देते हैं बाबू, त्यागपत्र। उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर, उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देकर, त्याग पत्र देकर, क्या करके बाबू, उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र दे दे। आप देखो ये क्या बात है भाई, राष्ट्रपति बने, मान लो कि राष्ट्रपति बन गए बाबू। अब राष्ट्रपति महोदय को लगता है कि हम काम करने में सक्षम नहीं हैं या अन्य किसी कारणवश उनको दिक्कत होती है, तो क्या करेंगे, अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। और इस्तीफा किसको देते हैं, उपराष्ट्रपति को। तो क्वेश्चन पूछा गया कि राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देता है, उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देगा, राष्ट्रपति को। तो दोनों में ध्यान रहे कि राष्ट्रपति किसको देगा बाबू, उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति किसको देगा, राष्ट्रपति को। तो ये दोनों बात ध्यान में रखना है, ये दोनों एक्सचेंज होता है। तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देगा, उपराष्ट्रपति को। अब उपराष्ट्रपति को दे देगा तो बाबू वो अपने पद से समाप्त हो जाएगा, उसका पद भी वंचित हो जाएगा, अपने पद से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब राष्ट्रपति नहीं रह जाएगा, ये भी ध्यान रखना। अब बाबू एक चीज बताओ, ये तो हो गया कि 5 साल पहले ही उनका पद क्या हो सकता है, रिक्त हो सकता है। ये वाला क्या है, तीनों क्या हो सकता है, ये उनका पद क्या हो सकता है, 5 साल पहले रिक्त हो सकता है। अब एक चीज और समझो, हमने कहा कि 5 साल, क्या मान लो 5 साल के बाद वो नहीं बने रह सकते हैं, रह सकते हैं। पूछो कैसे, जानते हो कैसे, कि जब तक उनका उत्तराधिकारी ना आ जाए, अर्थात अगला राष्ट्रपति जब तक नहीं आ जाता है तब तक वो राष्ट्रपति के पद पर बैठे रहेंगे, तब तक उस पद पर बने रहेंगे। समझे, मान लो कि 5 साल पूरा हो गया और राष्ट्रपति का चुनाव अभी 6 महीने 5 महीने तक नहीं कराया जा सका, तो इस दौरान जो पद खाली रहता है उस दौरान पहले वाला राष्ट्रपति जो पहले से बना है वही उस राष्ट्रपति के पद पर बना रहता है। यह ध्यान रखना है कि अर्थात 5 साल पूरा हो जाएगा तब भी बना रहेगा जब तक अगला राष्ट्रपति चुनकर न आ जाए। समझे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अर्थात 5 साल पहले भी उसे छुटकारा, 5 साल पहले भी राष्ट्रपति का पद खाली हो सकता है और 5 साल बाद बना भी रह सकता है। ये दोनों चीजें ध्यान में रखें, ठीक ना बाबू। तो ये था आर्टिकल 56। अब आर्टिकल 57 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आर्टिकल 57 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आर्टिकल 56 के बाद बाबू लिखो दोबारा। आर्टिकल 57 में कुछ नहीं है, देखो आर्टिकल 57 में क्या लिखा, दोबारा राष्ट्रपति बन सकता, अर्थात दोबारा पुनः निर्वाचन हो सकता। अब देखो अमेरिका में क्या है, अमेरिका में राष्ट्रपति मात्र 2 बार बन सकते हो आप। अगर अमेरिका के राष्ट्रपति बनना चाहते हो तो अमेरिका में मात्र 2 बार आप राष्ट्रपति का पद
प्राप्त कर सकते हो, लेकिन भारत में जितनी बार चाहोगे उतनी बार राष्ट्रपति बन सकते हो। तो यही लिख लेना इसके सामने कि राष्ट्रपति जितनी बार चाहते हो उतनी बार बन सकते हो। बस यही है आर्टिकल 57। योग्यता। अब बाबू देखो आर्टिकल 58 में क्या है बाबू, आर्टिकल 58 में आपका है बाबू योग्यता। क्या है बाबू, योग्यता। आर्टिकल 58 में क्या है, आर्टिकल 58 में है आपका योग्यता। अब योग्यता भाई साहब, राष्ट्रपति बनने के लिए भी आपको योग्यता चाहिए, जैसे एग्जाम देने के लिए आपको योग्यता होनी, योग्य होने चाहिए, उसी तरह आप राष्ट्रपति बनने के लिए कौन कौन सी योग्यता है। पहला नंबर तो आप भारत के नागरिक हो। क्या बाबू, भारत के नागरिक होना चाहिए, नागरिक हो। पहली बात तो आप भारत के क्या हो, नागरिक हो। दूसरी बात 35 साल उम्र होनी चाहिए, 35 साल उम्र होना चाहिए, 35 साल उम्र होना चाहिए। तीसरी बात बाबू, लोकसभा का सदस्य बनने की आप में योग्यता होनी चाहिए। क्या, लोकसभा का सदस्य बनने का, लोकसभा का सदस्य बनने का, लोकसभा का सदस्य बनने का योग्य हो, योग्यता होनी चाहिए, योग्यता हो। और बाबू लाभ का पद न अर्जित करते हो, लाभ का पद अर्जित न करता हो, लाभ के पद पर आसीन ना हो, आसीन ना हो। ठीक है, ये सारे प्रावधान हैं क्या, योग्यता में। कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए, पहला तो लोकसभा का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 साल उम्र होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आप में योग्यता होनी चाहिए, लाभ का पद अर्जित न करते हो, अर्थात केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय गवर्नमेंट के अधीन कोई पद न धारण किए हों। ये आपका ध्यान में रखने वाली बातें थी आर्टिकल 58 में। अब आर्टिकल 59 में क्या है बाबू, आर्टिकल 59 में हम लोग देखते हैं शर्तें। क्या है बाबू, आर्टिकल 59 में है पद की शर्तें। अब पद की शर्तें क्या होती हैं बाबू, ये भी हम लोग देख लेते हैं। आर्टिकल 59 में हम लोग देखते हैं पद की शर्तें। भाई साहब ये तो योग्यता है, अब शर्त भी रखा गया। पहली बात तो इतना जब होगा तो आप योग्य होंगे राष्ट्रपति के लिए सोचने के लिए, और राष्ट्रपति अगर भाई साहब बनना है तो इसके लिए और भी सारी शर्तें रखी गई कि और भी शर्त है, योग्यता के साथ शर्त भी रखा गया कि ये शर्त अगर आप पूरा कर लेते हो तब जाकर के आप राष्ट्रपति बनने में सक्षम हो। तो लिखो क्या बाबू, आर्टिकल 59 में लिखो, आर्टिकल 59 में आर्टिकल 59 में क्या है, आर्टिकल 59 में राष्ट्रपति पद की शर्तें, राष्ट्रपति पद की शर्तें, पद की शर्तें। अब कौन कौन सी शर्तें हैं बाबू, उन्हें हम लोग देख लेते हैं। कौन कौन सी शर्तें हैं। पहला लिखो बाबू, पहला संसद या विधानमंडल, संसद या विधानमंडल का, संसद या विधानमंडल का, संसद या विधानमंडल का सदस्य न हो, सदस्य न हो। क्या हो बाबू, संसद या विधानमंडल का सदस्य न हो। अगर सदस्य होंगे तो इस्तीफा देना पड़ेगा, ठीक है ना। संसद या विधानमंडल का सदस्य न हो, अगर सदस्य होंगे तो आप क्या दे देंगे, इस्तीफा दे देंगे, तो आप योग्य हो जाएंगे, ठीक है ना। संसद और विधानमंडल के सदस्य न हो। 50 अनुमोदक, क्या बाबू, 50 अनुमोदक, 50 अनुमोदक एवं 50 प्रस्तावक होने चाहिए। देखो अब क्या है, प्रस्तावक और अनुमोदक क्या है। देखो जैसे मान लीजिए कि हम राष्ट्रपति बनने के लिए बोल दिए और राष्ट्रपति का उम्मीदवार घोषणा करना है। अब बाबू कम से कम हमको संसद से 50, संसद या विधानमंडल से क्या होना चाहिए, सॉरी, आपको कम से कम क्या होना चाहिए, संसद में 50 प्रस्तावक होने चाहिए। मतलब प्रस्ताव रखें कि हम भी राष्ट्रपति बनेंगे, मतलब हमें
बनाने के लिए कि ये जो हैं ये राष्ट्रपति पद के लिए प्रस्ताव हम रखते हैं, इनके राष्ट्रपति बनने के लिए प्रस्ताव रखते हैं, तो 50 जने भाई साहब उस पर समर्थन भी करना चाहिए। हाँ 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 हाँ, सही है सही है सही है सही। तो 50 जने प्रस्ताव पेश करेंगे हस्ताक्षर के द्वारा और 50 लोग उस पर अनुमोदन करेंगे कि हाँ भाई साहब ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है ना। तो 50 लोग प्रस्ताव रखेंगे और 50 लोगों का समर्थन होना चाहिए। समझ में आया? तो इस प्रकार राष्ट्रपति के लिए पद की शर्तें क्या है? 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक होने चाहिए। समझ में आया बाबू? 50 अनुमोदक और 50 लोगों का हस्ताक्षर सहित क्या होगा? प्रस्ताव होगा और 50 लोग उस पर समर्थन करेंगे। तो जब समर्थन हो जाएगा अर्थात अनुमोदन हो जाएगा तो आप क्या हो जाओगे? पद की शर्तों का दूसरा वाला क्राइटेरिया कर लोगे पूरा। पहला तो संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना है और दूसरा 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। इस प्रकार दूसरा हो गया। अब देखो बाबू तीसरा क्या है? 15,000 रुपए का, कितने का बाबू? 15,000 का जमानत राशि होना चाहिए। 15,000 का क्या होना चाहिए? जमानत राशि। जमानत राशि लगेगा। ये क्या होता है बाबू? लगेगा। अब ये जमानत राशि क्या है? 15,000 रुपए का जमानत राशि। अब देखो ध्यान से सुनना है। 15,000 जो राष्ट्रपति की पद के लिए खड़ा हुआ है उसको 15,000 का जमानत राशि जमा करना होता है। अगर आप जो वोट पड़ेंगे जितने भी, मान लो कि कुल मिला के 100 वोट पड़ा, मान लो कि क्या 100 वोट पड़ा, इस 100 वोट का 1/6 वोट अगर नहीं प्राप्त कर पाते हो, 1/6 भाग नहीं प्राप्त कर पाते हो तो आपका 15,000 क्या चला जाएगा? खत्म, आपको नहीं मिलेगा। ऐसा इसलिए किया गया कि कोई भी भाई साहब ऐसे अत्थू नत्थू खैरा ना खड़ा हो जाए। तो भले ही ये 15,000 है लेकिन सांकेतिक है, ठीक है ना। आजकल 15,000 बहुत बड़ी बात नहीं है, ये केवल सांकेतिक है। तो सही रूप में चुनाव मतलब सिंसियरली चुनाव लड़े इसलिए ये जमानत राशि रखी गई है। तो 15,000 आपका जमानत जब्त हो जाएगा कब? अगर आप 1/6 भाग कुल मतदान का नहीं प्राप्त कर पाते हैं। 1/6 भाग कुल मतदान का अगर नहीं प्राप्त होगा तो आपकी जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी। समझ में आया? तो इस प्रकार हो गया आर्टिकल 59 समाप्त। अब आते हैं बाबू आर्टिकल 60 पर। आर्टिकल 60 में क्या है? शपथ। आर्टिकल 60 में क्या है? शपथ। क्या है बाबू? आर्टिकल 60 में है आपका शपथ का प्रावधान किया गया है। किसका बाबू? आर्टिकल 60 में आपका शपथ है। तो शपथ के बारे में हम लोग देखते हैं। तो जमानत राशि बाबू कितनी रखी गई थी? प्रस्तावक और अनुमोदक कितने होने चाहिए? ये दोनों ही ध्यान में रखने वाली बात है। आपको संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। अगला देखते हैं आर्टिकल 60 बाबू। आर्टिकल 60 में लिखा गया है क्या? आर्टिकल 60 में लिखा गया है क्या? शपथ का। राष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान है। राष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान है। किसके बाबू? शपथ के प्रावधान है। किसका शपथ? राष्ट्रपति महोदय का। राष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान है। राष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान है, ठीक है ना। अब देखो ध्यान में, राष्ट्रपति के शपथ। राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है बाबू? लिखो, राष्ट्रपति को शपथ, राष्ट्रपति को शपथ, राष्ट्रपति को शपथ, राष्ट्रपति को शपथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कराता है। कौन कराता है बाबू? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कराता है। कौन कराता है बाबू? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। कौन कराता है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। अगर मुख्य न्यायाधीश ना हो तब कौन कराएगा? तो वरिष्ठ न्यायाधीश कराएगा। कौन कराएगा बाबू? वरिष्ठ न्यायाधीश। ये ध्यान रहे, वरिष्ठ न्यायाधीश। कौन कराएगा? वरिष्ठ न्यायाधीश। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाता है बाबू? भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत का मुख्य न्यायाधीश लिख लो इसे भी, नहीं तो पता चले। भारत का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। भारत का मुख्य न्यायाधीश।
ठीक है ना बाबू, भारत का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगर मुख्य न्यायाधीश तत्काल समय में नहीं उपस्थित हैं तो कौन दिलाएगा बाबू? वरिष्ठ नागरिक, वरिष्ठ न्यायाधीश। कौन? मुख्य न्यायाधीश के बाद जो वरिष्ठ व्यक्ति होंगे वही दिलाएंगे क्या? राष्ट्रपति को शपथ। तो इस प्रकार आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान है। अब देखते हैं बाबू आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 बहुत ही बाबू इंपॉर्टेंट है और इसे आपको जानना है, तो ध्यान पूर्वक समझना है, नहीं तो ये बीच में उड़ जाएगा। ठीक है ना बाबू, कौवा उड़ेगा तो फिर समझ में नहीं आएगा, कौवा कहाँ गया आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो लिखो आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 में क्या लिखा है बाबू? महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति का महाभियोग, महाभियोग, राष्ट्रपति का महाभियोग। अब ये क्या होता है? राष्ट्रपति अगर भाई साहब संविधान का अतिक्रमण करते हैं, किसका? संविधान का अतिक्रमण। अगर संविधान का अतिक्रमण करते हैं तो उन पर क्या चलाया जा सकता है? महाभियोग। महाभियोग लगाने का शर्त क्या बाबू? शर्त यह है संविधान का अतिक्रमण। क्या? संविधान का अतिक्रमण, अतिक्रमण। ठीक है ना? ऐसा कोई कार्य करें जो संवैधानिक ना हो, असंवैधानिक हो, संविधान का हो जाएगा अतिक्रमण। और जैसे संविधान का करेंगे अतिक्रमण वैसे राष्ट्रपति पे क्या लगेगा? महाभियोग। और राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर क्या होता है? राष्ट्रपति को हटाने के लिए, राष्ट्रपति को उस पद से हटाने के लिए राष्ट्रपति पर लगाया जाता है बाबू महाभियोग। क्या लगाया जाता है? महाभियोग लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? महाभियोग लगाया जाता है। तो संविधान का अतिक्रमण एक ही आधार है। जब भी पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है तो सीधे बोल देना संविधान का अतिक्रमण। क्या बाबू? संविधान का अतिक्रमण। क्या? संविधान का अतिक्रमण। अब देखो ये महाभियोग की प्रक्रिया चलती कैसे है ये देख लो। हमारी जो संसद है, क्या बाबू? संसद। कौन है? संसद। संसद में कितने होते हैं? 2 लोग होते हैं। राज्यसभा होती है, लोकसभा होती है। होती है कि नहीं होती है बाबू? होती है। और तीसरे होते हैं बाबू राष्ट्रपति। तो 3 लोगों से मिलकर के बना है। अब तीसरे व्यक्ति को हटाना है। अब हटाने के लिए क्या लगाना पड़ता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना पड़ता है। अब मान लो कि हमने, राज्यसभा ने कहा, क्या कहा बाबू? कि राष्ट्रपति ने संविधान का किया है अतिक्रमण। क्या किया बाबू? अतिक्रमण। तो संविधान का अतिक्रमण किया है तो कहेंगे कि हम चलाएंगे राष्ट्रपति पर क्या? महाभियोग। क्या चलाएंगे बाबू? महाभियोग। अब जैसे सुने कि महाभियोग चलाया जाएगा वैसे समझ जाना कि सबसे पहले बाबू एक जिस सदन में, मान लो कि इस सदन के लोग आरोप लगा रहे हैं राष्ट्रपति पर कि राष्ट्रपति का संविधान का अतिक्रमण किए हैं और हम इन पर चला रहे हैं महाभियोग, तो राज्यसभा के 1/4 सदस्य क्या करेंगे? 1/4 सदस्य क्या करेंगे बाबू? एक प्रस्ताव पेश करेंगे। 1/4 सदस्य क्या करेंगे बाबू? महाभियोग का प्रस्ताव लाएंगे। क्या लाएंगे? 1/4 सदस्य क्या करेंगे? प्रस्ताव लाएंगे, अर्थात हस्ताक्षर करेंगे, प्रस्ताव पेश करेंगे। और उस सदन के, मान लो कि राज्यसभा ने कहा कि भाई साहब देखो ध्यान से सुनना, राज्यसभा ने कहा कि राष्ट्रपति ने किया है संविधान का अतिक्रमण और हम इन पर चलाएंगे महाभियोग। ये कौन कह रहा है? राज्यसभा कह रहा है। अब राज्यसभा ये कह दिया तो कम से कम राज्यसभा के 1/4 सदस्य क्या करेंगे बाबू? क्या करेंगे? क्या करेंगे बाबू? समर्थन करेंगे, हस्ताक्षर करेंगे। क्या करेंगे बाबू? हस्ताक्षर करेंगे और कहेंगे कि आगे नोटिस भेजते हैं। किसको? 14 दिन का। कितने दिन का? 14 दिन पूर्व। अब देखो ध्यान से, राज्यसभा है, राज्यसभा के 1/4 सदस्य क्या किए? हस्ताक्षर करके 14 दिन पूर्व किसको नोटिस भेज दिया? राष्ट्रपति को, कि राष्ट्रपति महोदय हम आपके खिलाफ संविधान के अतिक्रमण के आधार पर हम लगा रहे हैं महाभियोग। ये कौन कह रहा है? राष्ट्रपति को। कौन कह रहा है? राज्यसभा कह रहा है। भाई साहब राज्यसभा ने कहा कि आपने संविधान का अतिक्रमण किया है और इसलिए हम आप पर चलाएंगे महाभियोग। इस आधार पे राज्यसभा के 1/4 सदस्य ने कर दिया हस्ताक्षर और हस्ताक्षर करके भेज दिया। 14 दिन पहले सूचना किसको दे दिया? राज्यसभा को।
किसको दे दिया? राज्यसभा को। और राज्यसभा ने राष्ट्रपति को दे दिया। किसको? राष्ट्रपति को। अब राष्ट्रपति महोदय को 14 दिन पूर्व सूचना देने के बाद 14 दिन जैसे बीतेगा वैसे लोकसभा के राज्यसभा ने जो आरोप लगाया है, इस आरोप को जांच करने के लिए बाबू लोकसभा क्या करेगी? जांच करेगी। क्या करेगी? कि राज्यसभा जो आरोप लगाई है क्या वह आरोप सही है? तो लोकसभा जांच करेगी और जांच करने के बाद अगर पाती है कि राष्ट्रपति महोदय सच में आरोप सही है, राष्ट्रपति का जो आरोप है, राष्ट्रपति पर जो आरोप है वह आरोप सही है और 2/3 बहुमत से, कितना? 2/3 बहुमत से लोकसभा पारित कर दे, तो उसके बाद राष्ट्रपति महोदय अपने पद से खत्म। राष्ट्रपति महोदय क्या होंगे? अब अपने पद से क्या होंगे? समाप्त। अर्थात उनका पद क्या हो जाएगा? खाली। वो अपने पद से इस्तीफा देंगे, छोड़ेंगे। समझ में आया? ये था कानून। एक बार आपसे समझ लो, संसद है, संसद में लगा कि राष्ट्रपति, 2 लोग हैं, लोकसभा राज्यसभा। अगर राज्यसभा को लगा कि संविधान का अतिक्रमण किए हैं राष्ट्रपति महोदय, तो क्या करेगी? 1/4 लोग हस्ताक्षर करके 14 दिन पूर्व सूचना दे देंगे। किसको? राष्ट्रपति को। और 14 दिन जैसे बीतेगा उसके बाद राज्यसभा का वह प्रस्ताव चला आएगा लोकसभा में। कहाँ आ जाएगा बाबू? लोकसभा में। अब लोकसभा में आने के बाद बाबू क्या होगा? लोकसभा में आने के बाद लोकसभा क्या करेगी? जांच करेगी। पहली बात कि जो राज्यसभा ने आरोप लगाया क्या वो आरोप सही है? अगर वो आरोप सही हो जाता है तो क्या होगा? लोकसभा उसे 2/3 बहुमत के साथ पारित कर देगी और पारित करने के बाद राष्ट्रपति का पद क्या हो जाएगा? खाली। और राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। यही है बाबू, क्या बाबू? यही है महाभियोग। क्या बाबू? यही है महाभियोग। आर्टिकल 31 में आर्टिकल 61 में ये बातें लिखी गई थी। तो ये था महाभियोग की प्रक्रिया, आपको समझना था। ठीक है ना? 2/3 बहुमत से पारित करेगी दूसरी सदन। अब ये मत सोचना कि बाबू आगे राज्यसभा हमने बता दिया तो लोकसभा में नहीं। लोकसभा भी ऐसा हो सकता है, लोकसभा से शुरू हो सकता है, किसी भी सदन से ये कार्रवाई शुरू हो सकती है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना? हमने बस आपको उदाहरण के तौर पर ये बातें बताई हैं। 14 दिन पूर्व सूचना दे करके 1/4 सदस्य क्या करेंगे? हस्ताक्षर। अब बाबू ये था हमारा क्या? आर्टिकल पकानी को का दुयो दशम का उदाहरण। क्या इतने से काम चल जाएगा? नहीं बाबू, अभी बहुत है इसमें बहुत है। उन चीज़ों को हमको देखना पड़ेगा। आर्टिकल 61 ही हुआ है। अब आगे आर्टिकल 62 देखेंगे। आगे जो महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं राष्ट्रपति से संबंधित, अभी हम लोग आपातकाल देखेंगे। आपातकाल आपने सुना होगा, आपातकाल का प्रावधान किन किन अनुच्छेदों में है वो सब कुछ हम लोग देखेंगे। एक ही वीडियो में पूरा राष्ट्रपति आपका कवर हो जाएगा। अब या एक तरीका ये है कि जल्दी जल्दी पढ़ लो, और जल्दी जल्दी पढ़ने का मतलब है बाबू कुछ छूटेगा कुछ पढ़ोगे। तो हम लोगों को पढ़ना है पूरा, तो पूरा पढ़ना है तो बाबू टाइम लगेगा। तो आप लोग मेहनत से पढ़ेंगे तो ज़रूर ही सफलता मिलेगी। तो ये सारा तरीका आप लोग अपनाओ, थोड़ा लंबा समय बैठने का। अब बाबू हम लोग आ जाते हैं कुछ और महत्वपूर्ण आर्टिकल्स पर। ठीक है? अब महत्वपूर्ण आर्टिकल में लिखो आर्टिकल 62। लिखो आर्टिकल 62। आर्टिकल 62 में क्या लिखा गया बाबू? लिखो राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पहले, राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पहले, कार्यकाल पूरा होने से पहले, उसके उत्तराधिकारी का चुनाव, उसके उत्तराधिकारी का चुनाव करा लिया जाएगा। उसके उत्तराधिकारी का चुनाव करा लिया जाएगा। अब ये क्या है बाबू? हमने अभी बताया कि जब तक उसका कार्यकाल पूरा होने से पहले उसका चुनाव करा लिया जाएगा। अब क्या है कि जैसे कि मान लो कि किसी व्यक्ति को
बनाया गया और उसे 5 साल के लिए बनाया गया। तो क्या होगा कि जैसे हमें लगेगा कि 5 साल पूरा होने वाला है, तो 5 साल पूरा होने से पहले क्या कर लेंगे हम लोग, चुनाव करा लेंगे। जैसे ही कि मतलब उसका 5 साल पूरा होने वाला है, वैसे हम लोग उसके बाद वाले राष्ट्रपति का चुनाव कर लेंगे या उन्हीं को पुनः निर्वाचन कर लेंगे, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या इसी आर्टिकल 62 में यही बात कहा गया है कि कार्यकाल पूरा होने से पहले हम चुनाव करा लेंगे, ताकि राष्ट्रपति एक तैयार रहे, ताकि उनका पद जैसे ही राष्ट्रपति का पद खाली हो, उनके जगह पे दूसरा राष्ट्रपति आकर के बैठ जाए। इसीलिए आर्टिकल 62 में ये बातें लिखी गई हैं। लिखो बाबू आर्टिकल 71, लिखो बाबू आर्टिकल 71। आर्टिकल 71 में क्या लिखा गया, लिखो आर्टिकल 71, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति से संबंधित राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति से संबंधित मामले केवल सुप्रीम कोर्ट में देखे जाएंगे। क्या होगा बाबू, देखे जाएंगे। सुप्रीम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित अगर कोई दिक्कत होती है, मान लो कि चुनाव हुआ, धांधली हुई, गड़बड़ी हुई, राष्ट्रपति को चुनाव के बाद कुछ और समस्या आया, तो ऐसे मामले में क्या होगा बाबू, या उपराष्ट्रपति, इनसे कोई समस्या होती है इनके मामले में, तो इसका निर्णय देने का अधिकार केवल और केवल किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट। जैसे आपको पता है ना कि हमारे देश में जो न्याय व्यवस्था हो किस प्रकार है, ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के नीचे बाबू कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे क्या बाबू, मुंसिफ कोर्ट है। कौन है बाबू, मुंसिफ कोर्ट है। मुंसिफ कोर्ट के नीचे लोक अदालत है। तो ये हमारा जो सिस्टम है बाबू, कहा गया कि हम हाई कोर्ट नहीं जाएंगे, हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं जाएंगे, हम यहाँ नहीं जाएंगे, कहाँ जाने का अधिकार है, केवल सुप्रीम कोर्ट में। कहाँ पर, अगर इनसे संबंधित कोई मामला होता है तो केवल और केवल आपको बाबू कहाँ जाना है, सुप्रीम कोर्ट। इनका मामला खुद कौन देखेगा बाबू, सुप्रीम कोर्ट देगा। और इतना ही नहीं बाबू, और भी सुनो, सुप्रीम कोर्ट का फैसला अंतिम होगा। लिखो, एवं सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या होगा बाबू, सुप्रीम कोर्ट का फैसला अंतिम होगा। क्या होगा, अंतिम होगा। अब ये अंतिम क्या है, अंतिम होने का मतलब है कि सुप्रीम को, मान लो कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से कोई राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित अगर कोई मामला है, उस मामले को देखेगा सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट उस पर जो फैसला सुना देगा वही फैसला अंतिम होगा, और उसके अलावा आप कहीं और अपील नहीं कर सकते हो। बात यही है, समझ गए, आर्टिकल 71। बाकी में हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो कि हम लोग क्या किए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या होता है कि हमने फैसला, कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फैसला सुना दिया, तो हम कहते हैं कि इस फैसले को चुनौती दे देते हैं हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने कुछ फैसला सुनाया तो हम दे देते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो हम फैसला सुना रहे हैं यही फैसला अंतिम होगा, इसके अलावा और आपको कहीं अपील करने की जरूरत नहीं है। वही बात यहाँ लिखा गया, ठीक है ना। तो ये था आर्टिकल 62। अब लिखो बाबू आर्टिकल 71। अब लिखो, इसके लिए हमें पूरी जगह चाहिए। आर्टिकल 72 में है क्षमादान की शक्ति। क्या है बाबू, आर्टिकल 72 में है क्षमादान की शक्ति। अब आर्टिकल 72 पूरा बड़ा है, इसलिए हम लोग को पूरा बोर्ड चाहिए। आर्टिकल 72, अब राष्ट्रपति महोदय को क्षमादान करने की शक्ति है। मान लो कि जो हमारा न्याय व्यवस्था है, वहाँ न्याय व्यवस्था में अगर किसी प्रकार का कोई न्याय किया जाता है, निर्णय किया जाता है, तो उस निर्णय के विरुद्ध हम लोग अपील कहाँ करते हैं, राष्ट्रपति के पास, कि हे राष्ट्रपति महोदय, हमें ये सज़ा मिली है, हमें कुछ सज़ा माफ़ करो, या क्षमा करो, परिहार करो, कुछ तो करो, लघुकरण करो, ये सारे प्रविलंब करो। ये सारे बातें कौन जाके कह सकता है, जिनको सजा मिली है, किससे, राष्ट्रपति से। तो राष्ट्रपति क्षमा भी कर सकता है, ये ध्यान रहे। राष्ट्रपति क्या कर सकता है, बहुत सारी आपको जो चीज़ें सजा के तौर पे मिला है, निर्णय में जो सजा मिली है, उस सजा को कई तरीके से कम बेसी किया जा सकता है, माफ़ भी
किया जा सकता है। तो माफ करने का जो तरीका है तो राष्ट्रपति के कौन से आर्टिकल में है बाबू? आर्टिकल 72 में। लिखो आर्टिकल 72। आर्टिकल 72 में क्या है? क्षमा, राष्ट्रपति का क्षमादान की शक्ति। क्षमादान की शक्ति क्या बाबू? क्षमादान की शक्ति क्या है? राष्ट्रपति का क्षमादान की शक्ति क्या है? राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति। राष्ट्रपति क्षमादान कितने तरीके से कर सकता है? देखो, एक तो क्षमा कर सकता है। पहला क्या है? क्षमा कर सकता है। क्या बाबू? पहला नंबर तो वो क्षमा ही कर सकता है। दूसरा नंबर बाबू परिहार या लघुकरण कर सकता है। क्या कर सकता है? लघुकरण कर सकता है। तीसरा क्या कर सकता है बाबू? परिहार कर सकता है। ये तरीका माफ करने का। चौथा क्या कर सकता है बाबू? प्रविलंब कर सकता है। प्रविलंब कर सकता है। क्या कर सकता है बाबू? प्रविलंब कर सकता है। पांचवा क्या कर सकता है बाबू? पांचवा विराम कर सकता है। क्या कर सकता है? विराम। पांचवा क्या कर सकता है बाबू? विराम। तो राष्ट्रपति महोदय के पास क्षमादान की शक्तियां हैं। आर्टिकल कौन से में? आर्टिकल 72 में क्षमादान की शक्ति। आर्टिकल 72 में क्या है? राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति। जैसे कोर्ट ने कोई निर्णय दिया, उस निर्णय के विरुद्ध उस निर्णय को क्षमा करने या माफ करने का काम कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 72 के तहत कर सकता है। और आर्टिकल 72 में क्या क्या है बाबू? एक तो क्षमा का प्रावधान है, प्रविलंब का प्रावधान है, परिहार का प्रावधान है, विराम का प्रावधान है। किसका बाबू? विराम का प्रावधान है और लघुकरण का। अब देखो एक एक का मतलब समझते हैं। अब क्षमा का मतलब क्या है? क्षमा का मतलब होता है कि पुनः एकदम माफ कर देना। एकदम माफ कर देना। माफ कर देना। पुनः प्रारंभिक अवस्था में लाकर खड़ा कर देना। प्रारंभिक अवस्था में लाना। जैसे मान लो बबुआ हमने मर्डर किया आज, और मर्डर करके बाबू 5 साल की हमको हो गई सजा। अगर राष्ट्रपति महोदय हमको कर देते हैं क्षमा, तो हमारा सारा मर्डर ऑर्डर का जो केस था, हमारा जो मर्डर के मामले में हमको सजा हुई थी, उस सजा से हो जाएगी समाप्ति। मर्डर के बाद या मर्डर के पहले जैसे थे उसी तरह एकदम हो जाएंगे। मतलब एकदम माफ हो जाता है। क्या होता है बाबू? एकदम माफ हो जाता है। सजा क्या होती है बाबू? एकदम माफ होता है। पूर्णतः क्षमा क्या हो जाएगी? माफ। यहीं भी लिख लो बाबू, पूर्णतः माफ हो जाता है। पूर्णतः माफ, ठीक है ना? पूर्णतः एकदम साफ, तुम्हारा सब कुछ एकदम, भाई साहब 5 साल की सजा हुई थी, कोई बात नहीं है। जैसे पहले थे सजा, जैसे दंड करने से पहले थे, एकदम उसी अवस्था में ला करके खड़ा कर देना। मतलब क्षमा में एकदम क्षमा, ठीक है ना? क्षमा में एकदम से क्षमा। लिखो बाबू लघुकरण। अगले का मतलब है लघुकरण का मतलब सजा की प्रकृति बदलना। क्या है बाबू? सजा की प्रकृति बदलना। सजा की प्रकृति बदलना। अब ये क्या होता है? सजा की प्रकृति बदलने का मतलब क्या है? आपको जैसे मिला है मृत्युदंड, तो मृत्युदंड से उसका लघुकरण मतलब छोटा करना। मृत्युदंड बहुत बड़ा दंड है ना, तो उस दंड को छोटा करके कठोर कारावास में परिवर्तित कर देना। मृत्युदंड को क्या कर देना? कठोर कारावास में परिवर्तित कर देना। अर्थात सजा की क्या हो गई? प्रकृति बदल गई। पहले मृत्युदंड था, अब क्या हो गया बाबू? लघुकरण करके कठोर कारावास में बदल दिया गया। तो ध्यान रहे, सजा की प्रकृति किसमें बदली जाती है? लघुकरण में। लघुकरण का मतलब क्या होता है? सजा की प्रकृति बदलना। जैसे मृत्युदंड को किसमें बदल देना? कठोर कारावास में। जैसे लिख लो, जैसे मृत्युदंड को कठोर कारावास में बदलना। कठोर कारावास में बदलना कहां होगा बाबू? कठोर कारावास में, ये लघुकरण में। अब परिहार क्या है बाबू? देखो परिहार क्या है? सजा की मात्रा परिवर्तित करना। सजा की मात्रा परिवर्तित करना। अब मात्रा का मतलब तो समझ ही गए हैं, परिवर्तित करना।
जैसे 7 साल की सजा थी 5 साल कर देना, तो मात्रा ही कम हुआ, इसमें प्रकृति उकृत कुछ नहीं बदलता है। क्या होता है बाबू? सजा की मात्रा बदलना। मतलब जैसे कि मान लो कि 10 साल की सजा हुई थी 8 साल कर दिया गया, 2 साल घटा दिया गया, और का, तो इसमें कुछ नहीं होता। परिहार में क्या होता है? सजा की मात्रा बदली जाती है, बस ये ध्यान रखना है। अब लिखो बाबू प्रविलंब में, लिखो प्रविलंब में दंड को टालने के लिए किया जाता है, दंड को टालने की, दंड को टालने, दंड को टालने के लिए किया जाता है, किया जाता है। अब देखो, अब इसका मतलब क्या है बाबू? अब देखो, जैसे मान लो हमको मिल गया फांसी, क्या हो गया? हमको हो गया फांसी। अब हमको हो गया फांसी, तो राष्ट्रपति महोदय हम पर क्या लगा सकते हैं क्षमा के रूप में? प्रविलंब। प्रविलंब इसलिए लगाया जाता है ताकि हम अपनी अर्जी क्षमा याचना के लिए अपनी अर्जी आगे बढ़ा सकें। समझ में आया? हम अपनी अर्जी क्षमा याचना के लिए लगा सकें कि हे राष्ट्रपति महोदय हमें माफ किया जाए, उसके लिए समय दिया जाता है, जिसे कहा जाता है प्रविलंब। क्या होता है बाबू? प्रविलंब। अर्थात मृत्युदंड के लिए आपको, जैसे मान लो कि 5 तारीख को मृत्युदंड है, 5 दिन का टाइम है और 5 दिन में आपको मृत्युदंड मिलने वाला है, तो उस दौरान प्रविलंब लगा करके आपके सजा को रोक दिया जाता है ताकि अपनी आप आगे की कार्रवाई क्षमा याचना के लिए कार्रवाई कर सकते हैं, माफी विनती मांग सकते हैं कि हे राष्ट्रपति महोदय हमें ये चीजें चाहिए। तो आप बता सकते हो, अपनी बात आगे बढ़ाने के लिए ऐसा प्रविलंब वाला काम किया जाता है। अब विराम क्या होता है बाबू? देखो, मानवीय आधारों पर, किसमें बाबू? मानवीय आधारों पर। इसमें क्या होता है? मानवीय तत्वों के आधार पर, मानवीय तत्वों के आधार पर, तत्वों के आधार पर माफ करना, माफ करना। अब देखो ये क्या है? अब देखो, मान लो भाई साहब किसी ने आज कत्ल किया, मान लो कि हमने आज कत्ल कर दिया 7 लोगों का। अब 7 लोगों का कत्ल कर दिया तो अभी हमारी उम्र है 25 साल। अब पता चले कि हमको मिल रही है सजा 25 साल बाद, तो भारत में देखो कि ये हो ना बाबू कि कत्ल आज की हो 10 साल बाद सजा मिलती है, 15 साल बाद सजा मिलती है। अब मैंने मान लो कि 25 साल की सजा में 25 साल की उम्र में कत्ल किए और हमको मिल रहा है 50 साल 55 साल की उम्र में सजा। अब बताओ 50 साल की उम्र में हम कैसे होंगे? बूढ़े उड़े होंगे कि नहीं? लाठी ओठी लेके चल रहे हैं। हो सकता है कि इस दौरान हमें बीमारी हो गई हो और बीमारी होने की वजह से भाई साहब और भी हीन छीन अवस्था में हो गए हों। अब उस दौरान भाई साहब जो आदमी खुदे ना ढंग का जिंदगी जी पा रहा हो, उसको ऊपर से तुम दे दिए सजा, तू और दोहरा मौत मरने लगेगा। तो ऐसी स्थिति में मानवीय आधार, दया के आधार पे कि भाई साहब जाए दो, बूढ़ पुरानिया हो गया है, इसकी सजा क्या कर देते हैं? कुछ माफ कर देते हैं। मान लो 7 साल की सजा हुई थी, 2-4-5 महीना दे करके ससुरा का छुट्टी करो। दूसरा केस, भाई साहब मान लो कोनो महिला मर्डर कर दी थी, चोरी कर ली थी, डकैती कर दी थी, भाई कुछ भी कर दी थी, अब ससुरा आज की है तो कोई दिक्कत नहीं। पता चले कि भाई साहब 10 साल बाद उसे सजा हुई और बीच में उसकी हो गई शादी और हो गई भाई साहब गर्भवती महिला, मतलब बच्चे को जन्म देने वाली है। उसको नहीं पता था कि हम भाई साहब हमें सजा हो जाएगा। अब इस आधार पे महिला गर्भवती है, इस आधार पे मानवीय आधार पर उसे माफ करने की कोशिश राष्ट्रपति महोदय के पास जाएगा कि माफ करिए भाई साहब, ऐसी गर्भवती महिला है, सजा हो गई है, अब कुछ तो करिए। तो ऐसी स्थिति में विराम का क्षमादान की शक्ति प्रयोग होगा। तो ये सारे 5 हमारे थे राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति। अब हम लोग देखते हैं बाबू आगे क्षमादान की शक्ति के अलावा आर्टिकल 74, 72 के बाद 74। तो ये था हमारा राष्ट्रपति का क्षमादान की शक्ति। तो ये समझ में आया होगा राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति क्या है, ठीक है ना। तो 5 हैं, कौन कौन सा है? विराम, परिहार, प्रविलंब, लघुकरण, क्षमा, ये 5 हैं, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये 5 कौन कौन से हैं? लघुकरण, क्षमा, परिहार, विराम, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। परिहार की मात्रा, परिहार में मात्रा कम की जाती है। परिहार में क्या किया जाता है बाबू? मात्रा, 7 साल की सजा 5 साल कर दो, 5 साल की सजा 7 साल 4 साल कर दो, तो मात्रा चेंज की जाती है। किसमें? परिहार में। लघुकरण में छोटा, मतलब दंड की प्रकृति बदल दो। मृत्यु दंड है तो क्या कर दो?
कठोर कारावास में परिवर्तित कर दो। तो ये उसमें होता है, ध्यान रहे बाबू, ठीक है ना। आपको विराम, विराम का मतलब बाबू मानवीय तत्वों के आधार पर, जैसे गर्भवती महिला, वृद्ध इंसान, ये सारे चीज। अब लिखो आर्टिकल 74। आर्टिकल 74, आर्टिकल 74 में क्या है बाबू, लिखो आर्टिकल 74 में आपका है राष्ट्रपति मंत्री परिषद के सलाह पर, राष्ट्रपति मंत्री परिषद के सलाह पर राष्ट्रपति मंत्री परिषद के सलाह के पर कार्य करेगा, ठीक है ना, के अनुसार कार्य करेगा। या ये लिख लो, राष्ट्रपति अपने मर्जी से कोनो काम नहीं करता है। कैसे करता है, मंत्री परिषद के सलाह के अनुसार मंत्रिपरिषद कहेगी ये करो, राष्ट्रपति वही करेगा। तो राष्ट्रपति अपने मर्जी से कुछ नहीं करता, ये बात आप ध्यान में रखना, ठीक है ना। राष्ट्रपति किसके अनुसार कार्य करता है, मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार करता है। कैसे करता है बाबू, मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार करता है। अब देखो, अब 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ये भी छीन लिया गया। पहले अधिकार था कि जैसे देखो मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार कार्य करेगा। 42वें संविधान संशोधन में हुआ कि राष्ट्रपति को अगर कोई प्रस्ताव जाता है, जैसे लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, मान लो कोई प्रस्ताव लोकसभा ने पारित कर दिया, राज्यसभा ने पारित कर दिया और राष्ट्रपति के पास जाता है, तो राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है या तो उसे पास कर दे या तो छोड़ दे। पास कर देगा तो कानून बन जाएगा, नहीं पास करेगा तो कट जाएगा। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा क्या किया गया बाबू, ये कहा गया कि लोकसभा पारित कर दे, राज्यसभा पारित कर दे, तो राष्ट्रपति को पारित करना ही पड़ेगा। क्या होगा, राष्ट्रपति को पारित करना ही पड़ेगा। राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकता। लेकिन भाई साहब अगले कहा गया ना ये गलत हो रहा, अरे राष्ट्रपति हैं भाई साहब, कुछ तो इज्जत रखो। तो फिर कहा गया 44वें संविधान संशोधन में कहा गया कि ठीक है, राष्ट्रपति लोकसभा पारित कर दिया, राज्यसभा पारित कर दिया और राष्ट्रपति के पास गया, तो राष्ट्रपति चाहे तो पारित कर दे और चाहे तो पुनर्विचार के लिए फिर से इनके पास भेज दे। किसके पास, संसद के पास फिर से भेज दे। तो हालांकि ये 44वें में हुआ, 42वें में ये भी अधिकार छीन लिया गया था, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना थोड़ा सा। तो राष्ट्रपति किसके अनुसार कार्य करता है बाबू, मंत्री परिषद के सलाह के अनुसार कार्य करता है। ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। अब अगला बाबू आता है बाबू 74 के बाद हम लोग नजदीकी की तरफ बढ़ रहे हैं, चिंता मत करो बाबू। लिखो लिखो आर्टिकल 75, आर्टिकल 75 लिखो। आर्टिकल 75 में क्या है बाबू, आर्टिकल 75 में है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। अन्य मंत्रियों की क्या करता है बाबू, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की क्या करता है बाबू, नियुक्ति करता है। दूसरा पॉइंट, जो ये मंत्री होता है, जो ये मंत्री होते हैं, क्या होता है बाबू, मंत्री होते हैं। अब ये मंत्री मिलकर क्या बनाते हैं, मंत्रिपरिषद। यहीं पर लिख लो नोट करके, मंत्रिपरिषद का आकार, परिषद का आकार लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, अधिक नहीं होना चाहिए। ये क्या भाई होना चाहिए। अब ये क्या बाबू, अब देखो ध्यान से, 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। जैसे देखो मान लो कि ये है 545 सदस्य, 545 सदस्य कहाँ, लोकसभा के। अब 545 सदस्य हैं, तो इस 545 सदस्य में से सभी लोग क्या मंत्री बनते हैं, नहीं। अब 545 में से आएंगे बाबू तो लोकसभा में आएंगे। अब इस लोकसभा में अर्थात लोकसभा के इस सांसदों में से कुछ सांसद को क्या बना दिया जाता है,
कुछ सांसदों को मिलाकर क्या बनाया जाता है? मंत्री परिषद। क्या बनाया जाता है बाबू? मंत्री परिषद बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? मंत्री परिषद। सबको नहीं, अब सब चाहेंगे, अब ससुराल जो जो सांसद बना है वो सब चाहेंगे कि ससुराल हम मंत्री परिषद बन जाए, हम मंत्री बन जाए, हम मंत्री बन जाए। अब सब लोग मंत्री बनाओगे तो बहुत बड़ा मंत्री हो जाएंगे ना, मंत्री परिषद हो जाएगा। तो मंत्री परिषद में केवल खास खास लोगों को, महत्वपूर्ण लोगों को शामिल किया जाता है। इसलिए इसमें कहा गया कि भाई साहब मंत्री परिषद का जो आकार होगा वो 15% से अधिक नहीं होगा। किसका 15%? लोकसभा के सदस्यों का। किसका बाबू? लोकसभा के सदस्यों का 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये बात, नहीं तो सब ससुरा कहते हैं हमको मंत्री बना दो, हमको मंत्री बना दो, सब मंत्री मंत्री चिल्लाते हैं। तो सबको मंत्री बनाते चलोगे तो मंत्री परिषद बहुत बड़ा हो जाएगा, ये ध्यान रखना। तो ये आपको 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। आपको ये सारी बातें ध्यान में रखते हुए चलना है, ठीक है ना। अब लिखो 75 के बाद बाबू लिखो आर्टिकल 80। आर्टिकल 80, आर्टिकल 80, आर्टिकल 80 में क्या लिखा है? राष्ट्रपति राज्यसभा में, राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों का, 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं, मनोनीत कर सकते हैं। कितने बाबू? 12 सदस्यों को क्या कर सकते हैं? राष्ट्रपति महोदय मनोनीत कर सकते हैं। अब यह ध्यान रहे कि आर्टिकल 80 के तहत कितने लोगों को? 12 लोगों को। कहां पर? राज्यसभा में। तो राष्ट्रपति 12 लोगों को आर्टिकल 80 के तहत मनोनीत कर सकते हैं, बिना चुनाव के उनको शामिल राज्यसभा में कर सकते हैं। ये आपको ध्यान में रखना। अब लिखो बाबू आर्टिकल 85, आर्टिकल 85, आर्टिकल 85 के अनुसार राष्ट्रपति लिखो सत्रावसान सत्राहुत और सत्र विघटन और विघटन। सत्र अवसान का मतलब होता है सत्र को समाप्त कर देना। सत्र अवसान मतलब सत्र को समाप्त कर देना। सत्र आहूत मतलब सत्र को बुलाना, सत्र को समाप्त करना, सत्र को समाप्त करना, समाप्त करना कौन कर सकता है? सत्रावसान कौन करता है? राष्ट्रपति। सत्राहुत कौन करता है? राष्ट्रपति। लोकसभा को विघटन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। ये तीनों का मतलब ध्यान होना चाहिए। सत्रावसान का मतलब सत्र को समाप्त करना, सत्राहुत का मतलब होता है सत्र को बुलाना, सत्र को बुलाना, बुलाना। और बाबू विघटन मतलब लोकसभा को विघटन करना, खत्म करना, विघटन करना। ये ध्यान रहे, ठीक है ना। ये तीनों काम कौन करता है? राष्ट्रपति महोदय करते हैं। कौन करते हैं बाबू? सत्रावसान कौन करता है? राष्ट्रपति। सत्राहुत कौन करता है? राष्ट्रपति। सत्र विघटन कौन करता है? राष्ट्रपति। ये ध्यान में रखना है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान में रखना। अगला बाबू, अगला लिखो लिखो आर्टिकल 108, आर्टिकल 108। आर्टिकल 108 में क्या है बाबू? संयुक्त अधिवेशन। क्या है बाबू? आर्टिकल 108 में क्या है? संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन। आर्टिकल 108 में क्या बाबू? संयुक्त अधिवेशन। अब संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन को, संयुक्त अधिवेशन, अधिवेशन कौन बुलाता है? संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है,
बुलाता, संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है बाबू? राष्ट्रपति महोदय बुलाते हैं। संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है? कब बुलाया जाता है? बुलाया जाता है। अब देखो, जब लोकसभा, जैसे हमने कहा ना कि कोई भी विधान कब पारित होता है? संसद है, मान लो संसद में लोकसभा है, राज्यसभा है बाबू, और विधानसभा, सॉरी, राष्ट्रपति महोदय हैं। अब देखो, कोई विधेयक पारित करना है, विधेयक रखा गया लोकसभा में, लोकसभा ने पारित कर दिया, राज्यसभा ने नहीं पारित किया, या बाबू लोकसभा और राज्यसभा में किसी विषय को लेकर के मतभेद है लेकिन कानून बनाना ही है, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों में गतिरोध था, इस वजह से विधेयक पारित ही नहीं हो रहा था। ये ससुरा ये पारित कर रहा था तो ये बंद कर दे रहा था, ये पारित कर रहा था ये बंद कर दे रहा, मतलब नहीं आगे बढ़ा रहा है, तो इस प्रकार कानून पास ही नहीं हो रहा। तो ऐसी स्थिति में कानून बनाने के लिए दोनों को एक का साथ बुलाना पड़ा। तो जब दोनों को एक साथ बुलाया गया तो उसे कहा गया संयुक्त अधिवेशन। और संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। कौन बुलाता है बाबू? राष्ट्रपति। एक ध्यान रहे कि संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 108 के तहत। कब बुलाया जाता है? जब दोनों सदनों में गतिरोध हो, दोनों सदनों में गतिरोध होने पर, दोनों सदनों में गतिरोध होने पर, गतिरोध होने पर। कब बाबू? दोनों सदनों में गतिरोध होने पर। अब देखो किस किस मुद्दे पर बुलाया जा सकता है। देखो कई प्रकार के विधेयक होते हैं, जो विधेयक होता है 3 प्रकार का मान के चलो। जैसे देखो, कोई विधेयक है, धन विधेयक हो सकता है, वित्त विधेयक हो सकता है, कोई विधेयक सामान्य विधेयक हो सकता है। मान लो कि सामान्य विधेयक, तो धन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है, नोट कर लो। धन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता, ये नोट कर लो। तो कौन कौन बचा? वित्त विधेयक, वित्त विधेयक, वित्त विधेयक, वित्त विधेयक एवं सामान्य विधेयक पर, सामान्य विधेयक पर, सामान्य विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है, बुलाया जा सकता है। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। कब कब बाबू? वित्त विधेयक और सामान्य विधेयक पर। सभी वित्त विधेयक नहीं, लेकिन फिर भी वित्त विधेयक तो शामिल है। ध्यान से लिख लेना नोट करके कि धन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता, और संविधान संशोधन विधेयक पर भी नहीं बुलाया जाता, ये भी ध्यान रहे। ठीक है ना, तो ये चीजें आपको ध्यान रहे। कौन कौन से विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन हो सकता है? तो वित्त विधेयक और सामान्य विधेयक पर। अब आपसे पूछा जाए बाबू कि जो वित्त विधेयक है, एवं सामान्य विधेयक है और धन विधेयक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताओ कौन से पे विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। तो आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो आपको ये ध्यान में रखें। ठीक है ना। अब ध्यान रहे कि जब वित्त विधेयक दोनों की संयुक्त बैठक हो रही है, मतलब लोकसभा और प्लस राज्यसभा दोनों एक साथ बैठ रही है, तो अब बताओ बाबू कि अध्यक्ष कौन होगा? तो लिखो, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता, अधिवेशन की अध्यक्षता, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। लोकसभा का अध्यक्ष करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगर अध्यक्ष ना रहे तो कौन करेगा? उपाध्यक्ष करेगा, उपाध्यक्ष करेगा। कौन करेगा बाबू? उपाध्यक्ष करेगा। अगर उपाध्यक्ष ना रहे तो राज्यसभा का उपसभापति करता है। ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है, लोकसभा का अध्यक्ष ना रहे तो उपाध्यक्ष करेगा। ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखने वाली बात है। ठीक है बाबू, तो ये कुछ थे संयुक्त अधिवेशन से संबंधित प्रावधान। तो इसके अलावा हम लोग देखते हैं अब संयुक्त अधिवेशन के बाद राष्ट्रपति का वीटो। आर्टिकल 111 में राष्ट्रपति का वीटो, राष्ट्रपति कौन कौन सा वीटो लगाता है। ठीक है ना, राष्ट्रपति के पास कौन कौन से वीटो हैं, कौन कौन से वीटो का अधिकार राष्ट्रपति करता है। लिखो आर्टिकल 111, कौन सा बाबू? आर्टिकल 111 राष्ट्रपति का वीटो। आर्टिकल 111 में क्या है बाबू? राष्ट्रपति का वीटो। लिखो बाबू आर्टिकल 111, आर्टिकल 111 क्या है बाबू? आर्टिकल 111 में क्या है? राष्ट्रपति का वीटो, राष्ट्रपति का वीटो।
राष्ट्रपति का वीटो। ठीक है बाबू। अब देखो राष्ट्रपति के पास कौन कौन सा वीटो हो, लिखो। अत्यंतिक वीटो, अत्यंतिक वीटो। निलंबनकारी वीटो। अगला लिखो जेबी वीटो। ठीक है, लिखो अपनी राय रोकना। अभी समझाते हैं। अपनी राय रोकना, निलंबनकारी, पुनर्विचार हेतु रोक भेजना, पुनर्विचार हेतु भेजना। न राय देना, न राय देना, न पुनर्विचार हेतु भेजना, विचार हेतु भेजना, न राय देना, न पुनर्विचार हेतु भेजना, न अस्वीकार करना। अब देखो ये था। तो राष्ट्रपति के पास, हमारे राष्ट्रपति महोदय के पास 3 प्रकार के वीटो की शक्ति है। एक है अत्यंतिक वीटो, एक है निलंबनकारी, एक है जेबी वीटो। अब पहले नंबर तो वीटो क्या है ये समझो। जैसे देखो लोकसभा है, राज्यसभा है, राष्ट्रपति हैं और ये हमारा संसद है। इस संसद के इतने अवयव हैं। अब बाबू देखो कोई विधेयक पेश किया गया, लोकसभा ने पारित कर दिया, राज्यसभा ने पास कर दिया और राष्ट्रपति महोदय के पास गया मोहर लगवाने के लिए। अब मान लो विधेयक यहाँ पर आकर के रुका हुआ है। अब राष्ट्रपति महोदय के पास बहुत सारी शक्तियां हैं। या तो इस विधेयक को मोहर लगा दे तो कानून बन जाएगा, या तो इसे मोहर ना लगाएं तो कानून नहीं बन पाएगा, धन विधेयक को छोड़ करके। ठीक है ना, धन विधेयक को छोड़ करके। अब देखो, अब मोहर लगा देंगे तो कानून बन जाएगा, मोहर नहीं लगाएंगे तो बाबू कानून नहीं बनेगा। अब क्या होता है कि अब राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की शक्तियां हैं। अत्यंतिक वीटो, इस प्रस्ताव को लेकर, इस विधेयक को लेकर के, जो विधेयक राष्ट्रपति महोदय के पास आया है उस विधेयक पर वो 3 तरीके से वीटो लगा सकते हैं, अर्थात उनके पास पावर है। क्या क्या? अत्यंतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो, जेबी वीटो। अब अत्यंतिक वीटो यह है कि भाई साहब प्रस्ताव, मान लो कि हम ही राष्ट्रपति हैं और हमारे पास प्रस्ताव आया, हम उस प्रस्ताव पर अपनी राय ही नहीं दे रहे हैं कि हम हाँ कहेंगे या ना कहेंगे, कि उसे आगे बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे, हम कुछ राय ही नहीं दे रहे हैं। तो ये वाला जो वीटो है, अपनी राय रोकना कि हम उस पर सहमत हैं कि नहीं सहमत हैं, क्या उसे आगे बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे, इस प्रकार के वीटो को ही कहा गया क्या बाबू? अत्यंतिक वीटो। क्या कहा गया? अत्यंतिक वीटो। अब देखो दूसरा बाबू, निलंबनकारी। भाई साहब हमारे पास प्रस्ताव आया है, हम क्या किए बाबू? प्रस्ताव कहे कि जाओ फिर से रिटर्न कर दिए कि फिर से इस पर चर्चा परिचर्चा करो, फिर से इसे पारित करो, फिर भेजो, तब हम देखेंगे। तो पुनर्विचार के लिए अगर भेज देते हो तो इस प्रकार के वीटो को कहा जाता है निलंबनकारी वीटो। क्या कहा जाता है बाबू? निलंबनकारी। अपने पास रख लिए हो, राय नहीं दे रहे हो, तो क्या हो गया? अत्यंतिक वीटो। पुनर्विचार के लिए भेज दिए तो क्या हो गया बाबू? निलंबनकारी। और भाई तीसरा देखो, न राय देना है, न पुनर्विचार के लिए लौटा रहा है, न अस्वीकार कर रहा। हम अस्वीकार भी नहीं कर रहे हैं, राय भी नहीं दे रहे हैं और न ही पुनर्विचार के लिए भेज रहे हैं, अर्थात जेब में भाई साहब रख ले, पर्स में रख ले। तो इस प्रकार के वीटो को कहेंगे जेबी वीटो। जैसा जेब में रख लेते हो ना और भूल जाते हो, जेब में रख करके भूल जाना, तो ये वाला वीटो क्या बाबू? जेबी वीटो है। क्या? न राय देना, न पुनर्विचार के लिए भेजना, न अस्वीकार करना। तो इस प्रकार का वीटो अगर शक्ति प्रयोग कर रहे हो तो यह कहलाता है जेबी वीटो। एक बार ज्ञानी जैल सिंह ने बाबू, एक बार ज्ञानी जैल सिंह ने 1986 में, एक बार 1986 में, कब बाबू? 1986 की बात है। ज्ञानी जैल सिंह क्या थे? राष्ट्रपति थे। क्या थे? ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति थे। उन्होंने डाक
विधेयक पर, एक डाक विधेयक था, उस विधेयक पर संशोधन हुआ था, तो उस संशोधन को क्या कर लिए थे, जेबी वीटो का इस्तेमाल कर दिए थे। उस विधेयक पर क्या कर लिए, जेबी वीटो का इस्तेमाल कर दिए थे। तो लिख लो ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय डाक अधिनियम पर, भारतीय डाक संशोधन अधिनियम, डाक अधिनियम पर, ऐसे लिख लो, डाक अधिनियम पर जेबी वीटो का इस्तेमाल किया था। भारतीय डाक विधेयक पर, डाक अधिनियम पर ज्ञानी जैल सिंह ने डाक अधिनियम पर जेबी वीटो का इस्तेमाल किया था। इसी वीटो का, और लंबे समय तक न तो वो राय दे रहे थे, न पुनर्विचार के लिए भेज रहे थे, न स्वीकार कर रहे थे। तो ऐसे वीटो को क्या कहा गया बाबू, कि जेबी वीटो। तो जेबी वीटो का प्रयोग एक बार ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति थे तो उस समय उन्होंने किया था। ठीक है, लिखो अगला बाबू। ये हो गया हमारा राष्ट्रपति का वीटो हो गया। अब अगला देखते हैं बाबू, अब अगला हमारा है अध्यादेश, राष्ट्रपति का अध्यादेश। आप देखो बाबू, लिखो आर्टिकल 123, आर्टिकल 123। अब आर्टिकल 123 क्या है, राष्ट्रपति का अध्यादेश, राष्ट्रपति का अध्यादेश, अध्यादेश, राष्ट्रपति का अध्यादेश। अब क्या है बाबू, राष्ट्रपति का अध्यादेश। अब ये क्या होता है, अब देखो जैसे कि मान लो कि अगर हमें कानून बनाना है तो क्या होता है, सामान्यतः होता है बाबू कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीन लोग होते हैं कानून बनाने के लिए। लोकसभा में कोई कानून पारित हो गया, राज्यसभा में कोई कानून पारित हो गया और राष्ट्रपति ने उस पर मोहर लगा दिया तो कानून बन गया। आपको पता है कि लोकसभा की बैठकें होती हैं और ये बैठकें हमेशा नहीं होती हैं, बैठकों के बाद छुट्टी भी होता है। क्या होता है बाबू, छुट्टी भी होता है। अगर मान लो कि लोकसभा का छुट्टी चल रहा हो या राज्यसभा की छुट्टी चल रही हो, अब इस दौरान मान लो कि लोकसभा सत्र में ना हो या राज्यसभा सत्र में ना हो, अर्थात बैठक नहीं हो रही है, और जब बैठक नहीं हो रही है तो इसका मतलब कानून नहीं बनाया जा सकता। जब दोनों लोग रहेंगे तभी कानून बनेगा, लोकसभा और राज्यसभा जब दोनों लोग रहेंगे तभी कानून बनेगा। मान लो कि ये दोनों सत्र में ना हो या इनमें से कोई एक सत्र में ना हो, उस दौरान हमें ऐसी कानून की ज़रूरत है, मान लो कि देश में कोरोना की तरह कोई और वायरस फैल रहा है और उस समय हमें कानून बनाना है, तो बताओ हम इंतजार करेंगे 6 महीना कि अगला सत्र आएगा तो हम कानून बनाएंगे, कि हम तत्काल में कानून बनाएंगे, तत्काल में कानून बनाएंगे, क्योंकि ये भाई साहब मानव के स्वास्थ्य से जुड़ा मामला है। अगर भाई साहब इंतजार करेंगे 6 महीना तो पता चला पूरा देश में कोरोना जैसा वायरस फैल जाएगा। इसलिए हमें तत्काल में कानून बनाने के लिए अध्यादेश जारी करना पड़ता है, और अध्यादेश भी कैसा होता है, सेम कानून के तरह होता है। जितना कानून का महत्व होता है उतना अध्यादेश का भी महत्व होता है। बस अध्यादेश में कौन बनाता है कानून, केवल राष्ट्रपति जारी कर देता है, और इसमें क्या होता है, सभी लोग मिलके बनाते हैं। तो अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसको है, राष्ट्रपति को। पूछेगा अध्यादेश कौन जारी करता है, राष्ट्रपति। अब देखो अध्यादेश जारी कब किया जा सकता है, कब किया जा सकता है, तो एक बनाओ बाबू, ऐसे लिखो लोकसभा, एक तरफ लिखो राज्यसभा, अब बीच में ऐसे करके बनाओ, ठीक है ना। अब देखो लोकसभा सत्र में रहेगी और राज्यसभा सत्र में ना हो तो अध्यादेश जारी किया जा सकता है कि नहीं, अध्यादेश जारी। अब देखो ध्यान से देखना बाबू, अब देखो पहली बात, लोकसभा सत्र में है, राज्यसभा सत्र में है, सत्र में नहीं है, तो अध्यादेश जारी किया जा सकता, क्योंकि कानून बनाने के लिए दोनों की जरूरत होती है। अब भाई साहब लोकसभा सत्र में ना हो, राज्यसभा सत्र में हो, तब भी अध्यादेश जारी किया जा सकता। क्यों, क्योंकि कानून बनाने के लिए दोनों जब लोग रहेंगे तब अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता। भाई साहब लोकसभा सत्र में ना हो, राज्यसभा सत्र में ना हो, तब भी
अध्यादेश जारी किया जा सकता। ध्यान रहे बाबू, ऐसे पूछता है, लोकसभा सत्र में है, राज्यसभा सत्र में नहीं है, तो बताओ अध्यादेश जारी किया जाएगा कि नहीं। तो ध्यान रहे, ऐसे करके क्वेश्चन पूछेगा आपसे। आप देखो बाबू, लोकसभा भी सत्र में है, राज्यसभा भी सत्र में है, तब क्या अध्यादेश जारी कर सकते हो? नहीं। जब दोनों बैठल है तो क्या करे करवा, हाँ, जब दोनों लोग बैठे हैं बाबू तो नहीं कर सकते हो। अगर इनमें से कोई एक गैप है तो अध्यादेश जारी किया जा सकता। अब इन चार के अलावा आपसे अध्यादेश से कहीं सवाल पूछा नहीं जा सकता। जब लोकसभा सत्र में हो और राज्यसभा ना हो तब भी जारी। जब तक दोनों जने न रहे साथ में तब तक कैसो क्वेश्चन घुमा फिरा के कहीं से भी पूछें बाबू, आपको लगा देना है सही, ठीक है ना। जब दोनों लोग रहेंगे तो अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता। जब दोनों लोग बैठे हैं तो भाई साहब कानून नहीं बन जाएगा। जब दोनों लोग साथ में रहेंगे तो कानून बन जाएगा। और दोनों में से कौनों खाली है में गैप है भाई साहब, लोकसभा भले बैठल बा सत्र में, राज्यसभा न हो तब भी जारी किया जाए। लोकसभा नहीं है, राज्यसभा भले बैठल हो तब भी जारी किया। और दोनों जने न रहे तब तो और बढ़िया बा भाई साहब। तो दोनों लोग हैं तो भाई साहब अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता। ये था आपका, ये ध्यान रहे। आप बताओ लोग, ये जो पहला पॉइंट हो गया इसमें, मान लो इस आर्टिकल का। अब दूसरा पॉइंट हम लिखना चाहें, बताओ अध्यादेश किस विषय पर जारी किया जा सकता। लिखो, अध्यादेश संघ सूची, अध्यादेश संघ सूची एवं समवर्ती सूची पर जारी किया जाता है। समवर्ती सूची पर जारी किया जाता है, सूची पर जारी किया जाता है, जारी किया जाता है, ठीक है। समवर्ती सूची पर जारी किया जाता है, ठीक है ना। जैसे 3 विषय होते हैं, 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, संघ सूची पे कानून बनाने का अधिकार केंद्र को होता है, राज्य सूची पे कानून बनाने का राज्य का होता है, और समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों हो सकता है। तो अध्यादेश भी संघ सूची पर और समवर्ती सूची पर जारी किया जाता है। जहां कानून केंद्र बनाती है वहीं तो अध्यादेश जारी किया जाता है। अब देखो बाबू, अगर आपातकाल हो तब क्या होगा? अगर आपातकाल लागू होगा तो तीनों सूचियों पर जारी किया जा सकता है। क्या होगा? तीनों सूचियों पे, ठीक है ना। लिख लो तीसरा पॉइंट यहीं पर, आपातकाल के दौरान तीनों सूचियों पर, लिख लो यहीं पर तीसरा पॉइंट, आपातकाल के दौरान, आपातकाल के दौरान तीनों सूचियों पर, तीनों सूचियों पर अध्यादेश जारी किया जा सकता है। तीनों सूचियों पर अध्यादेश जारी किया जा सकता है, अध्यादेश जारी किया जा सकता है, किया जा सकता है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तीनों सूचियों, आपातकाल के दौरान तीनों सूचियों पर जारी किया जा सकता है। ये था बाबू। अब एक पॉइंट और है, एक पॉइंट और है इसमें। अब एक पॉइंट क्या है, ये बड़ी ध्यान से देखने वाली बात है। देखो, कहता है जैसे देखो, 2 सत्र के बीच में 6 महीने का अंतर होता है। कितना बाबू? मान लो कि लोकसभा की बैठक हुई, किसकी? लोकसभा की बैठक हुई, और लोकसभा की बैठक आज खत्म हो गई, आज खत्म हो गई, तो मैक्सिमम कितने दिन बाद फिर से होगा? 6 महीने बाद होगा। अर्थात बीच में गैप कितना मिला बाबू? 6 महीने। 6 महीने बाद, 6 महीने बाद लोकसभा की फिर से बैठक होगी, तो कम से कम कितना हुआ? 6 महीने। कहा जाता है कि जब पहली लोकसभा आ जाएगी और राज्यसभा आ जाएगी तो 6 महीने के बाद जब पहली बैठक होगी, उस बैठक से लेकर के 6 सप्ताह के अंदर, कितना बाबू? 6 सप्ताह, 6 सप्ताह के भीतर अध्यादेश को अगर पारित नहीं करा लिया जाता है तो अध्यादेश समाप्त हो जाएगा। क्या बाबू? अध्यादेश। जैसे आज लोकसभा बैठी थी, आज सॉरी लोकसभा आज मान लो कि विघटन हुआ, सत्र अवसान हो गया। अब बाबू कितने दिन बाद फिर आएगी? 6 महीने बाद। ध्यान से समझो बाबू, 6 महीने बाद आएगी, तो 6 महीने का तो टाइम मिल गया किया। और बाबू जब पहले दिन लोकसभा फिर से बैठेगी तो 6 सप्ताह है, और कितना? 6 सप्ताह है। कितना बाबू? 6 सप्ताह, 6 सप्ताह। और तो कुल मिलाकर के कितना दिन हो गया बाबू? अर्थात अध्यादेश कितने दिन तक बने रह सकता है अगर लोकसभा पारित ना करे? तो बताना पड़ेगा 6 महीने 6 सप्ताह। तो लिखो अध्यादेश मैक्सिमम, तीसरा पॉइंट, अध्यादेश मैक्सिमम, अध्यादेश मैक्सिमम 6 महीने, अध्यादेश मैक्सिमम 6 महीने 6 सप्ताह तक
सप्ताह तक जारी रहेगा, रह सकता है। अध्यादेश मैक्सिमम 6 महीने 6 सप्ताह तक जारी रह सकता है, क्योंकि 2 सत्र के बीच में मैक्सिमम 6 महीने की छुट्टी होती है, ठीक है ना, 6 महीने का छुट्टी होता है। और जब पहली सत्र आ जाएगी, बैठ जाएगी, तो 6 सप्ताह का और टाइम दिया जाता है, ठीक है ना। तो अध्यादेश मैक्सिमम कितने दिन तक रह सकता है? 6 महीने बाबू, 6 मंथ 6 सप्ताह, ठीक है ना, ये ध्यान रहे, 6 महीना 6 सप्ताह, ठीक है ना, ये ध्यान रहे, 6 महीना 6 सप्ताह। तो इस प्रकार हुआ मेरा बाबू आर्टिकल 123 पूरा। अब हम लोग देखते हैं बाबू आर्टिकल 143। आर्टिकल 143 में क्या है, कोई बताएगा? राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की जो शक्ति है वो कहाँ है? आर्टिकल 143 में। कहाँ पर बाबू? आर्टिकल 143 में क्या लिखा है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, और वह सलाह मानने के लिए बाध्य है कि नहीं? बस ये बताओ, कमेंट में आप लोग ये बताओ, क्या राष्ट्रपति वो सलाह लिया हुआ सलाह है मानने के लिए बाध्य है? नहीं। तो ऑप्शन होगा नहीं। लिखो आर्टिकल 143। कितना बाबू? आर्टिकल 143 क्या है बाबू? राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से, ऐसे लिख लो, सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, सलाह ले सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, और सलाह बाध्यकारी नहीं है। लिख लो, ये भी बाबू लिख लो, नहीं तो पता चले। लिख लो, सलाह बाध्यकारी नहीं है, बाध्यकारी नहीं है। लिखो, सलाह बाध्यकारी नहीं है। अब इस प्रकार हुआ मेरा बाबू बड़े बड़े चीज खत्म। अब एक चीज बता है, अब सोचो क्या, जो बहुत बड़ा है। अब बहुत बड़ा कहने का मतलब है हमारे आपातकालीन, राष्ट्रपति के आपातकाल के दौरान शक्तियां कौन कौन सी हैं, हम उसको देखते हैं। 3 शक्तियां हैं आपातकाल के दौरान, और कौन कौन से हैं बाबू? पहला राष्ट्रीय आपातकाल, पहला थोड़ा ऊपर लिखते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन। तीसरा वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, ठीक है बाबू, वित्तीय आपातकाल। अब देखो बड़ी आसान चीज है, इसका प्रावधान कहाँ किया गया बाबू? आर्टिकल 352 में क्या है बाबू? राष्ट्रीय आपातकाल। 52 आर्टिकल 356 में क्या है बाबू? 356 में क्या है बाबू? राष्ट्रपति शासन है। और आर्टिकल 360 में क्या है बाबू? आर्टिकल 360 में क्या है बाबू? वित्तीय आपातकाल है। क्या बाबू? वित्तीय आपातकाल है। अब देखो 52, 56, 60। अब राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया जाता है? कब घोषित किया जाता है? किया जाता है। अब देखो राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया जाता है? लिखो, युद्ध, बाह्य आक्रमण, युद्ध बाह्य आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह के आधार पर, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर, विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर 3 आधार हैं। कौन कौन सा बाबू? राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया जाएगा? जब युद्ध हो, मान लो कि 2 देशों के साथ युद्ध चल रहा हो, तब भी राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। किसी देश ने, किसी जगह पर किसी देश ने आक्रमण कर दिया, बाह्य आक्रमण अर्थात सीमा पर आक्रमण हो गया, तब भी भाई साहब आपातकाल घोषित किया कर जा सकता है।
और सशस्त्र विद्रोह, भाई साहब हिंदू मुस्लिम AK-47 लेके लड़ने लगे, सशस्त्र हथियार लेके भाई साहब लड़ने लगे और बड़े स्तर पर लड़ने लगे। तो ऐसी स्थिति में भी आपातकाल घोषित किया जा सकता है। समझ में आया? ऐसी स्थिति में भी आपसे आपातकाल की घोषणा किया जा सकता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, क्या? सशस्त्र विद्रोह के आधार पे। अब देखो, अब एक बात आपसे पूछें कि बताओ जो आपातकाल है वो पूरे भारत में लगाया जा सकता है या भारत के किसी क्षेत्र में? तो आपातकाल पूरे भारत में भी लगाया जा सकता है और कुछ क्षेत्र पर भी, भारत के कुछ क्षेत्र पर भी और पूरे भारत में भी लगाया जा सकता है। आपातकाल कितने समय तक लगाया जा सकता है? आपातकाल अनंत काल तक लगाया जा सकता है। समझ में है? लंबे समय तक लगाया जा सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। जितने समय तक, मान लो कि युद्ध 10 साल तक चलेगा तो 10 साल तक लगा सकते हैं, तो इसकी कोई सीमा नहीं है, ध्यान रहे। अब देखो बाबू, अब तक कितनी बार आपातकाल लगा है? लिखो, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल अब तक 3 बार लगाया गया है। 3 बार लगाया गया है, लगाया गया है। अब कौन कौन सा है टाइम बाबू? लिख लो, वो 3 बार कौन सा है? लिखो, 1961, 1971, 1975, ये 3 टाइम है। ये 3 टाइम क्या है बाबू? चाइना, पाकिस्तान, भारत चाइना, ऐसे लिखो, भारत चाइना, चाइना युद्ध, भारत चाइना युद्ध, भारत पाकिस्तान युद्ध, भारत पाक युद्ध। अगला लिखो, आंतरिक अशांति के आधार पर, आंतरिक अशांति के आधार पर, अशांति के आधार पर। अब देखो, अब तक कितनी बार लगाया गया आपातकाल? 3 बार। कब कब बाबू? भारत चाइना युद्ध के समय 1961 में, 1971 में भारत पाकिस्तान की युद्ध के समय, और इंदिरा गांधी के शासनकाल में आंतरिक अशांति के आधार पर। ठीक है ना? ये 3 बार अब तक आपातकाल लागू हुआ है। अब देखो आपातकाल का प्रभाव क्या होता है, आपातकाल के दौरान क्या होता है। आर्टिकल 358 के तहत, लिखो, नोट करके लिखना बाबू, आर्टिकल नोट लिखना। आपातकाल में ही सब चल रहा अभी, ये राष्ट्रीय आपातकाल में। लिखो, राष्ट्रीय आर्टिकल 358 कितना बाबू? आर्टिकल 358 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल के समय, राष्ट्रीय आपातकाल के समय, आपातकाल के समय, राष्ट्रीय आपातकाल के समय आर्टिकल 19 स्वतः समाप्त हो जाता है, स्वतः समाप्त हो जाता है। आर्टिकल 19 स्वतः समाप्त हो जाता है, हो जाता है। किसके तहत? आर्टिकल 358 के तहत। अगर राष्ट्रीय आपातकाल है तो आर्टिकल 19 अपने आप खत्म हो जाएगा। आर्टिकल 19 में है क्या? बोलने की आज़ादी है, कहीं भी आने जाने की आज़ादी है, सभा बनाने की आज़ादी है, समिति बनाने की आज़ादी है, संगठन बनाने की आज़ादी है, सम्मेलन करने की आज़ादी है। समझे? कहीं भी आओ जाओ, घर बनाओ, व्यापार करो, ये सब की आज़ादी है। तो अगर बाबू तुम ही सोचो, 2 देश के साथ युद्ध चल रहा है, सशस्त्र विद्रोह हो रहा है, और तुमको हम सभा बनाएंगे, सम्मेलन करेंगे, तो ऐसा संभव है? तो इस आधार पे आर्टिकल 19 अपने आप खत्म हो जाता है। ठीक है ना? ठीक है ना बाबू? ये ध्यान रहे। नोट 1 है, ये नोट 1 था। अब नोट 2 लिखो बाबू, नोट 2 लिखो, इसी में है लिखना। ठीक है ना? अब लिखो नोट 2, नोट 2 में लिखो, आर्टिकल 359 के तहत, आर्टिकल 359 के तहत, आर्टिकल 359 के तहत राष्ट्रपति आर्टिकल 20 एवं आर्टिकल 21 को छोड़कर, आर्टिकल 21 को छोड़कर
सभी 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 आर्टिकल्स को सभी अनुच्छेदों को समाप्त कर सकते सभी। एक मिनट रुकना दोस्त। हाँ, सभी अनुच्छेदों को निलंबित कर सकता है, निलंबित कर सकता है। सभी अनुच्छेदों को क्या कर सकता है बाबू? निलंबित करता है। आर्टिकल 359 के तहत आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ करके सभी अनुच्छेदों को क्या कर सकता है बाबू? निलंबित कर सकता है। और आर्टिकल 358 के तहत आर्टिकल 19 स्वतः निलंबित हो जाता है। तो आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के पास इतनी शक्ति होती है कि वह सभी अधिकारों और सभी अनुच्छेदों को क्या करे? निलंबित कर दे। लेकिन किसको किसको छोड़ के? आर्टिकल 20 और 21 को। 21 तो भाई साहब प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता भी तुमसे छीना जा सकता नहीं। तो ये आपको ध्यान में रहे। और ये सारा था बाबू किसमें? ये आपका था राष्ट्रीय आपातकाल में। अब हम लोग आ जाते हैं बाबू राष्ट्रपति शासन में। अब ये आ जाते हैं हम लोग राष्ट्रपति शासन में। अब बस हम लोग 5 मिनट का और क्लास है आप लोगों का। 5 मिनट में हम लोग का हो जाएगा छुट्टी। ठीक है। राजा प्रजा से, प्रजा राजा से पा गई मुक्ति। ये बताओ किस सुल्तान के संदर्भ में कहा गया था? आप लोग इतिहास तो पढ़ ही रहे होंगे, जरा बताइए मुझे कि यह किसके संदर्भ में कहा गया था? राज्य आपातकाल, राज्य आपातकाल, आपातकाल, संवैधानिक आपातकाल, संवैधानिक आपातकाल। ठीक है, संवैधानिक आपातकाल। अब देखो, अब ध्यान से देखो बाबू, आर्टिकल 356 में लिखा है। उससे पहले एक आर्टिकल आपको ध्यान से देखना है, आर्टिकल 355। क्या बाबू? आर्टिकल 355 सुनना है। आर्टिकल 355 में लिखा है कि केंद्र सरकार राज्यों के संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार कार्य करे। सॉरी, अब से समझ में नहीं होगा। आर्टिकल 355 में लिखा है कि केंद्र का दायित्व है कि राज्यों का प्रशासन केंद्रानुसार संवैधानिकता के अनुसार कार्य करे। केंद्र की जिम्मेदारी है, केंद्र का कर्तव्य है कि राज्य संविधान के अनुसार कार्य करें। ऐसा निर्देश, ऐसी परिस्थिति बनाए। कौन? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार ऐसी परिस्थिति बनाए कि राज्य संवैधानिक तरीके से काम कर सके। अब देखो, संवैधानिक यहां पर आ गया कैसा कि राज्य कैसे काम करे? संवैधानिक तरीके से काम करे। अब बाबू देखो, जब कभी राज्य अपने संवैधानिक प्रावधानों को पूरा करने में अक्षम हो जाता है, मतलब असफल होता है, तो उस स्थिति में वहां पर कौन सा शासन लगता है? राष्ट्रपति शासन लगता है। और राष्ट्रपति शासन को राज्य आपातकाल भी कहते हैं, संवैधानिक आपातकाल भी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? संवैधानिक आपातकाल कहते हैं, राज्य आपातकाल कहते हैं। ये सॉरी, हाँ, राज्य आपातकाल भी कहते हैं। इसका कई नाम है, ठीक है ना? लिख लो, कारण लिख लो आप, वही चीज है। राज्यों में अगर
संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो वहाँ राज्यपाल राष्ट्रपति शासन लागू करने का सलाह देता है। तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू होता है, ठीक है ना। संविधान के अनुसार अगर राज्य काम नहीं कर पा रहे हैं, क्या बाबू, अगर राज्य संविधान के अनुसार काम नहीं कर पा रहे हैं तो वहां पर कौन सा शासन लगाया जा सकता है, राष्ट्रपति शासन। और 355 में लिखा भी गया है कि केंद्र सरकार ऐसी परिस्थितियां बनाएगा कि राज्य संविधान के अनुसार कार्य करेंगे। अगर ऐसा करने में विफल हो जाते हैं तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। क्या हो सकता है बाबू, राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, बस इतना ही है। अब आपको थोड़ा सा, अब चलो आ जाओ वित्तीय आपातकाल पे। वित्तीय आपातकाल लिखो। वित्तीय आपातकाल में ये तो कई बार लगाया गया है, राष्ट्रपति शासन भी कई बार लगाया गया है, लिख लो। वित्तीय स्थिति खतरे में हो, वित्तीय स्थिति खतरे में हो, खतरे में हो। जब देश में वित्तीय स्थिति खतरे में हो तो ऐसी स्थिति में वित्तीय आपातकाल कौन लगाता है, राष्ट्रपति। एक बात ध्यान रखना बाबू कि राष्ट्रपति ही वित्तीय राष्ट्रीय आपातकाल लागू करता है, राष्ट्रपति ही राष्ट्रपति शासन लागू करता है, राष्ट्रपति ही वित्तीय आपातकाल लागू करता है। ये मत सोचना कि अलग है। राष्ट्रपति शासन भी कौन लगाएगा, राष्ट्रपति लगाएगा। वित्तीय आपातकाल भी कौन लगाएगा, राष्ट्रपति लगाएगा। राष्ट्रीय आपातकाल कौन घोषणा करेगा, राष्ट्रपति। ये तीनों की घोषणा राष्ट्रपति ही करता है। वित्तीय आपातकाल का प्रावधान आर्टिकल 360 में, 356 में राष्ट्रपति शासन, 352 में राष्ट्रीय आपातकाल। अब वित्तीय स्थिति अगर खतरे में होती है तो क्या लगता है बाबू, आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपातकाल कौन लगाता है, राष्ट्रपति लगाते हैं। लिख लो, इसकी घोषणा राष्ट्रपति करता है, इसकी घोषणा राष्ट्रपति करता है, इसकी भी घोषणा राष्ट्रपति करता है, इसकी भी घोषणा राष्ट्रपति करता है। अब देखो क्या है बाबू, अब क्या है वित्तीय आपातकाल में कि अभी तक लिखो, अभी तक वित्तीय आपातकाल इस वित्तीय आपातकाल अभी तक वित्तीय आपातकाल कभी नहीं लगाया गया, अभी तक वित्तीय आपातकाल कभी नहीं लागू हुआ, मतलब अभी तक कभी भी लगाया नहीं गया। वित्तीय आपातकाल को देश में कभी भी नहीं लगाया गया, बल्कि ये लग गए हैं, ये भी लग गया, ठीक है ना। ये आपका था आर्टिकल 360। अब एक और बचा, लिख लो आर्टिकल 361। आर्टिकल 361 में है बाबू राष्ट्रपति और राज्यपाल के विशेषाधिकार। लिख लो आर्टिकल 361, आर्टिकल 361 लिखो। आर्टिकल 361 में लिखो राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के विशेषाधिकार, राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के विशेषाधिकार, ठीक है। ये हैं राष्ट्रपति और राज्यपाल के विशेषाधिकार, आर्टिकल 361। इस प्रकार हमारा राष्ट्रपति और राष्ट्रपति से संबंधित जो भी अनुच्छेद था उन सबको हमने एक साथ कवर किया। हो सकता है कि वीडियो ज़्यादा लंबा हुआ हो बाबू, लेकिन क्या किया जाए, ये ही पूरा कवर करने का एकमात्र तरीका था कि एक ही वीडियो में कवर किया जाए। टुकड़े टुकड़े में करने से मज़ा नहीं आता है, इसलिए हमने पूरे वीडियो को एक ही साथ में कवर किया, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, फिर अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे बाबू। तो धन्यवाद आज के लिए।